अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। मेरे साथ मौजूद हैं मुकीत खान और मैं पीटीवी को स्पेशल थैंक यू करना चाहता हूं कि आज हमें ये मौका मिला कि मॉर्निंग आपके साथ आके गुजारें और मॉर्निंग शो में वो भी डायरेक्ट हम ऑन एयर आए। सो थैंक यू सो मच पीटीवी फॉर मेकिंग एस पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड सलमा, इट्स एन ऑनर कि आपके साथ शो करने का मुझे मौका मिला। और मेरे लिए भी ऑनर है क्योंकि इट्स माय फर्स्ट डे टू। सो थैंक यू पीटीवी। एंड आज ऑफिस आते हुए हम सोच रहे थे कि हमने जिन टॉपिक्स पे बात करनी है, सर फहरिस्त तो मौसम होगा। गर्मी ने ऐसी मतलब हमारी होश भुलाए हुए है ना कि सोच है आपकी, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जब हम घर से ऑफिस आ रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं अल्लाह मियाँ आज तो बारिश ज़रूर हो जाए ताकि हमें कुछ थोड़ा सा सुख का सांस आए, क्योंकि ये जो जून के बाद वाले 2 मंथ होते हैं मुकीद काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है। और डेली हम दुआएं करते हैं कि ये 2 महीने बारिशों में गुजर जाएं तो ज़रा हम हब्स और गर्मी से बच जाएंगे, है ना। और ये भी है कि जब बारिश हो के ख़त्म भी हो जाती है तो आपको लगता है यार बाहर मौसम अच्छा होगा, लेकिन आप नहा के निकलो या आप कुछ भी करो तो एकदम से आपके माथे में पसीना वापस आना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप अपनी पानी के लेवल का बहुत ख्याल रखेंगे, पानी खूब सारा पीना, अपने डिहाइड्रेट नहीं होने देना अपनी बॉडी को, क्योंकि स्वेटिंग के साथ साथ आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो मेक श्योर बहुत सारा पानी पिएं और हेल्दी जिंदगी जिएं। और ये है कि मौसम को एंजॉय करें डेफिनेटली, लेकिन अपने पानी का ख्याल डेफिनेटली आपने रखना है साथ में। अच्छा, मौसम के बारे में हमारे पास क्या क्या प्रेडिक्शंस है, बारिश कब होगी, इस पे हम बात करेंगे। हमारे बहुत ही खास मेहमान, हमारे स्पेशल गेस्ट चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज साहब। डॉक्टर साहब वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया। कैसी है सर आपकी मॉर्निंग, एंजॉय कर रहे हैं? गर्मी ज्यादा तो नहीं है आपके यहाँ? गर्मी तो खासी है, सबसे ज्यादा हब्स का एक्सपीरियंस तो कराची वालों को ही होता है। यहाँ पर तो सी ब्रीज भी थोड़ी सी सस्पेंड हुई है ना, एक तरह से चल नहीं रही, तो ज्यादा गर्मी महसूस होती है हब्स की वजह से। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब बारिश की प्रेडिक्शन क्या है, कब से हम एक्सपेक्ट करें कि बारिशें होंगी? देखिए सिंध में तो हुई है कहीं कहीं हल्की बारिश, गुज़श्ता रात जैकबाबाद में अच्छी हुई है और उधर पार्कर साइड पे, और फिर बाकी जगहों में ज्यादातर जगहों से नौशहर और फरोज डिस्ट्रिक्ट से और दूसरे खैरपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह से, सक्खर से, लाकाना से हल्की फुल्की बारिश की इत्तलात आई है। कराची में भी हल्की बारिश हुई है रात को। आज उम्मीद है कि आफ्टरनून में कराची में बिल्डअप होगा और अच्छी अच्छी बारिश होगी थंडरस्टॉर्म के साथ। थोड़ी देर के लिए तेज हवाएं भी चल सकती हैं, उस दौरान आंधी वांधी। और ये एक्चुअली इस वक्त जो मानसून हवाओं का रुख है वो ज्यादातर ये साउथ में है, उसमें बलूचिस्तान का इलाका और सिंध के बेशतर अजला की तरफ। तो यहाँ तो अगले 2 से 3 दिन तक अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं ऑन एंड ऑफ। ऊपर आपके इस्लामाबाद लाहौर वगैरह की तरफ भी शाम में कुछ ना कुछ बारिश मुतवक्के है। वहाँ पर असल में मानसून हवाएं उतनी शिद्दत से नहीं दाखिल हो रही जितनी कि उनका रुख जितना साउथ की तरफ है। लेकिन होपफुली के 6 तारीख से ऑनवर्ड फिर उधर भी अच्छा स्पेल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अच्छा स्पेल अभी आएगा, क्या टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आएंगे? क्योंकि ये जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है ये बड़ा परेशानी वाला होता है, पसीना आ रहा है, कभी एसी में बैठते ठंड लग रही है, कोई समझ नहीं आती बंदा क्या करे। जी बस ये इसमें आपको पता है मानसून के उसमें ना सीजन में तो ये चीज होती है, कॉमन होती है कि बारिश जब होती है तो मौसम बेहतर होता है। अदरवाइज वो एक तरह से चूंकि चूंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है और बेसिकली वही मॉइस्चर ही एक तरह से उसके लिए वेदर डेवलपमेंट के लिए भी फ्यूल का काम करता है। मॉइस्चर होता है तो जब भी डेवलपमेंट होती है और फिर उसके बाद बारिश होती है। लेकिन वही उसमें कमी आएगी जब बारिश होगी, तो जाहिर है फिर मौसम खुशगवार होगा आपका। नॉर्थ में मेरे ख्याल में ना 6 या 7 से ऑनवर्ड अच्छा स्पेल है और ऐसे लग रहा है कि ईद भी ज्यादातर गीली गीली गुजरेगी। अच्छा, इस साल जो है जो हमारे वाटर शॉर्टेज हुई थी, डैम्स वगैरह हमारे सूखे हुए थे, तो क्या इस साल की बरसात इतनी प्रिडिक्टेड है कि हमारे जो वाटर शॉर्टेज है वो ओवरऑल कंट्री में पूरी हो जाए? क्योंकि पूरे मुल्क में ही ये बुरान आया हुआ है बेसिकली पानी का। तो क्या इस दफ़ा की बारिश काफ़ी होगी उसे पूरा करने के लिए? जी इंशाल्लाह बिल्कुल पक्की उम्मीद है, बल्कि काफी हद तक हो चुकी है। अभी जो वाटर लेवल जो हमारे 2 बड़े रिजर्वायर्स हैं तरबेला और मंगला, वहाँ का जो मतलब काफी बेहतरी आई है उसमें, यानी डेड लेवल पे पहुंच चुका हुआ था। खासकर तरबेला पिछले काफी आप दिनों से, महीनों से बढ़ के कह लें। एक उसकी वजह ये थी कि फरवरी से लेके मई तक ये 4 महीने जो थे बहुत ज्यादा ड्राई गुजरे थे, अल्ट्रा ड्राइनेस थी, यानी 60 to 70% बारिशें कम हुई थी। हर महीने में तकरीबन इतनी एवरेज कम हुई थी। लेकिन जून की
अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी बारिश हुई है। जून ओवरऑल 65% अबव गया है पूरे पाकिस्तान में बारिशों के लिहाज से, तो उससे काफ़ी बेहतरी आई है। और ये जो करंट स्पेल है, ऑनगोइंग स्पेल, इसमें भी गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी बारिश मुतवक्के है। और जाहिर है कि ग्लेशियर, जो बर्फ के जो जखायर हैं, उनके ऊपर भी जब बारिश पड़ती है तो उसमें पिघलाव होता है, और आपके पानी का बहाव फिर अच्छा हो जाता है। और इसी तरह से जो खुद मानसून इटसेल्फ की बारिश है, ये भी कैचमेंट एरियाज में जब अच्छी बारिश आने वाले दिनों में मुतवक्के है। पिछले स्पेल में भी कुछ बेहतरी हुई उसमें, तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है और अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अच्छा स्पेल है आगे। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा स्पेल है। डॉक्टर साहब जाते जाते शॉर्टली थोड़ा सा अगर आप बता दें कि किसान भाइयों के लिए बारिश अच्छी होगी या नहीं, उनको क्या करना चाहिए शॉर्टली। जी बिल्कुल, काफी अच्छी होगी इंशाल्लाह, मुफीद होगी। खासकर साउथ में आपको पता है कि इसमें सिंध के कुछ एरियाज में, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, दादू और दूसरे जो अजला हैं, वहाँ पर चावल की फसल अच्छी बड़ी उसमें एरिया एरिया पर काश्त की जाती है। और इसी तरह से कपास की फसल के लिए मॉइस्चर अवेलेबल हो जाएगा, मकई की फसल। और फिर अपने थरपारकर में जो बारिश होगी तो उसमें वहाँ के किसानों के लिए वो जो जानवरों का चारा वारा है उसकी उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। नॉर्थ में आगे मकई की फसल की काश्त होनी है, और उससे जो दूसरी सीजनल फसलें हैं उनके लिए बहुत अच्छा, एक तरह से ज़मीन में अच्छा मॉइस्चर मौजूद हो जाएगा इन बारिशों की वजह से, तो बहुत फ़ायदा होगा किसानों को इंशाल्लाह। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। आपने आज अपना कीमती वक्त दिया हमें और इतनी मुफीद टिप्स दी हैं मुकीत उन्होंने कि किसानों के लिए तो बड़ी अच्छी बारिश है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। कुछ आगे बढ़ लिया जाए, मेरे ख्याल है मौसम की काफ़ी हमने बात कर ली, लोगों को बता दिया कि बारिशें कब होंगी, कितनी होंगी। जनाब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल अज़हा की तैयारियों और ईद के दिनों में जो सफाई के इंतजाम होते हैं उसके हवाले से एक आला सतह के इजलास की सदारत की है, जिसमें मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन मौजूद थे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, पुलिस कमिश्नर लाहौर और सूबाई और ज़िले इंतजामिया लाहौर के जो अफसरान हैं, पंजाब पुलिस के दीगर अफसरान जो है वो भी इसमें शरीक थे। अच्छा मुकीत, ये जो इजलास होता है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि ईद के दिनों में क्या होता है, लोग कुर्बानी करते हैं, उसके बाद आलाइशें हमें सड़कों में नजर आती हैं और फिर हम कहते हैं कि जी इंतजामिया। अब इंतजामिया का अपना एक पार्ट है, लेकिन बतौर शहरी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हैं कि हमने जब कुर्बानी की है तो ये कहते हैं ना सफाई निस्फ ईमान है, तो जैसे कुर्बानी हमारे फ़राइज़ में शामिल है तो सफाई का ख्याल रखना भी हमारे फ़राइज़ में जो है वो शामिल होता है। तो इस इजलास में वज़ीर आज़म को पंजाब में ईद उल अज़हा के दौरान जो सफाई के इंतजामात हैं उसके बारे में बड़ी डिटेल से ब्रीफ किया गया और वज़ीर आज़म ने हुकाम को ये भी हिदायत की है कि ईद के दिनों में सफाई की जो मशीनरी है उसको शिफ्टों में 24 घंटे बाहर रखें और आवाम की दहलीज से आलाइशें उठाएं। हालांकि ये काम आवाम का अपना है, लेकिन वज़ीर आज़म ने इसके लिए बड़ा जो है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है इस बारे में। और मवेशी मंडियों में कोरोना से रिलेटेड जो हिफाजती इक़दाम है उसके बारे में भी उन्होंने ख़ास हिदायत जारी की हैं। एक और स्टोरी आगे थोड़ा सा बढ़ दें क्योंकि हमारे पास वक्त कम और बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करनी है, तो पाकिस्तान के एक बड़े एजाज़ की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक बार फिर से पाकिस्तान में तैयार होने वाला फुटबॉल इस्तेमाल होने वाला है। इस बारे में हम आगे चल के अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे कुछ बातें। हाँ, और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि यार एवरी ईयर जो वर्ल्ड कप होता है उस पाकिस्तान की टीम नहीं होती, लेकिन फुटबॉल हमारे एंड से ही बन के जाता है, तो बड़ी बात है। और फाइनली पाकिस्तान में फुटबॉल क्लब्स भी बनने शुरू हुए। मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं जिस पे बच्चे जाके सीखना शुरू कर रहे हैं और वो एफिलिएटेड हैं बाहर के क्लब्स के साथ। तो अच्छा मुकीत, इस बारे में हम अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो खेल होते हैं उनका ताल्लुक अमनो अमान की सूरत हाल से होता है। अगर पीस होगा, स्टेबिलिटी होगी, तो फिर खेलों के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। दुनिया आपके अपने मुल्क में आती है खेलने के लिए, जिसका मुजाहरा हम पास्ट में देख भी चुके हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स आती हैं, खेलती हैं। तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में सुबह पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से एक आला सतह के इजलास की भी सदारत की है, जिसमें वज़ीर आज़म को पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल जो थी उसके बारे में तफसील से ब्रीफ किया गया। और वज़ीर आज़म ने पुलिस हुकाम को ये हिदायत की है कि वो किसी भी किस्म के दबाव को अपनी जो पेशा वराना जिम्मेदारियां हैं उनकी अंजाम दही में रुकावट ना बनने दें और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर मुमकिन बनाएं। और नाकिस कारकर्दगी और सुस्त रवि के बारे में भी बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आवाम अपने जान माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उसके लिए हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि कोई हर्डल ना हो, कोई सिफारिश कल्चर ना हो, तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है टुवर्ड्स पीस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत इस पे काउंट करती है कि यार अगर आपको बगैर सिफारिशों के आपके एप्टीट्यूड के ऊपर काम मिल रहा है और वो
तो उसकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी बहुत अच्छी होती है और एक कॉम का पता भी चलता है कि यार इस कॉम में कोई भी जो टैलेंटेड लोग हैं वो ज़ाया नहीं जा रहे, जो आपका एप्टीट्यूड है उस पर आपको तो सर सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे बहुत अच्छी इसमें फील होती है जब आप खुद से कुछ करो और उसकी वजह से आप पहुंच जाओ कहीं, इंस्टेड कि आप खुद रिक्वेस्ट करें कि यार कि सर मेरी सिफारिश कर दें और मुझे प्लीज़ काइंडली कर दें। नेक्स्ट न्यूज़ प्लीज़ आप बताइए। नेक्स्ट न्यूज़, हम जहाँ पर ईद की तैयारियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो कोविड को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना दोबारा से सर उठाने लगे। बहुत ज़्यादा केसेस पूरी दुनिया में खैर बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं चूँकि हमारा कंसर्न इसलिए भी ज़्यादा कि हमने अपने मुल्क को भी देखना है। अगर हम कोविड को स्मार्टली हैंडल नहीं करेंगे तो हमारे लिए मसाइल होंगे, हमारी इकोनॉमी के लिए दिस इज़ नॉट गुड। तो तकरीबन 650 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी आपको पता है रेशो कितनी है? 3.88 तक उसकी रेशो पहुंच चुकी है। सो दिस इज़ अलार्मिंग। इस सूरत हाल में हमें मास्क पहनना चाहिए, दोबारा से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और क्या करना चाहिए? जो हमारे SOPs थे जिसपे हम पहले फॉलो करते थे, पहले हमें एक फियर होता था कोरोना का, पता है आहिस्ता आहिस्ता वो जब उसकी शरह डाउन हुई तो लोगों ने क्या किया, लोग बिल्कुल भूलना शुरू हो गए। अब ये पॉइंट आया है कि इसके ऊपर लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि यार ठीक है हम कोरोना से बच जाएंगे, बट इससे बिल्कुल भी हल्का ना लें। ये वबा खत्म होने वाली है, थोड़े से आपके कोऑपरेशन के साथ अगर हम सारे एज ए कॉम इकट्ठे हो जाए ना इस पे, तो हम इससे बहुत जल्दी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन और नेशंस ऐसे ही बनती है मुकीत, जब आप अपनी गवर्नमेंट का साथ देते हैं, आप जो पॉलिसी मेकर्स हैं आप उनके साथ कदम मिला के चलते हैं, आपको उनको सपोर्ट करना होता है ताकि आपका मुल्क जो है वो बेहतर रास्ते पर चले और आप स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करें बतौर अच्छा सिटीजन। और वो आपको एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप अगर उसे फॉलो करोगे तो आपका फायदा है, उनका फायदा नहीं है। तो आपको ये करना चाहिए बेसिकली, और बहुत इजी है यार। हम तो आदी हो चुके थे कोरोना में, लॉकडाउन से शुक्र है हम निकले, बड़ा डिप्रेस होता था, लेकिन अब इतना तो हम कर सकते हैं कि आपस में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करें, स्पेशली ईद पे मिलने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको शक है कि आपकी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा आप भी परहेज करें कि आप अपनी फैमिली में उस तरह जाके ना मिलें जिस तरह आप जनरली मिलते हैं। ट्रू, क्योंकि फैमिली में आपके बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे जिनकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। तो आपको ज़्यादा विजिलेंट रहना है, आपको ख्याल रखना है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। एक और बड़ा अच्छा डिसीजन था इससे रिलेटेड मुकीत गवर्नमेंट का, वो ये था कि मार्केट्स को जल्दी बंद कर दिया जाए। ऑल्दो अभी ईद तक के लिए एक अच्छी खबर ताजर बरादरी के लिए ये है, हमारे ताजर भाइयों के लिए, कि मार्केट्स जो हैं उन पे जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म कर दी गई है। वैसे आई पर्सनली वांट के मार्केट्स को सुबह अर्ली खुलना चाहिए और शाम को अर्ली बंद होना चाहिए, अराउंड मगरिब से इशा के दरमियान बंद हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है कि लोग सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल, दिन आप पूरा एंजॉय करें, बाहर निकल के देखें, उसमें आप अपनी शॉपिंग वगैरह सब कुछ करें, बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस। लेकिन अगर पूरी रातें मार्केट्स खुली रहेंगी तो पहले आपके सामने बिजली का और लोड शेडिंग के जो हालात बीच में आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं, उनमें इसे केटर करने के लिए बहुत एक अच्छा डिसीजन था। लेकिन अभी 9 बजे के बाद भी मार्केट्स खुलेंगी क्योंकि लोगों ने शॉपिंग करनी होती है, ईद पे तो बिल्कुल ईद आ रही होती है, और बच्चों ने कपड़े, जानवर के अलावा कपड़े भी तो नहीं चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए होता है खवातीन को भी। सो इट्स ए गुड डिसीजन। हमारे जो ताजर भाई जिनको शिकवे शिकायतें थे, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके जो शिकवे थे वो दूर कर दिए हैं। जनाब, मार्केट्स खुली रहेंगी, आप जाएं, मजे से शॉपिंग करें और आपका जो दिल करता है, जितने बजे दिल करता है आप जाएं। आप जब ऑफिस से फारिग होते हैं आप तब जा सकते हैं, क्योंकि ईद शॉपिंग जो होती है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मानता नहीं है, खवातीन खास तौर पे। और खैर मर्दों का भी अब यही सीन है कि मर्द भी कहते हैं यार मुझे नए कपड़े, ये चीज़ें। तो अगर उसका भी अगर उसमें भी अगर ये ख्याल ना रखा जाए ना इस चीज़ का कि SOPs का अपने खास तौर पे ख्याल रखना है, द रीज़न बीइंग क्योंकि उस शॉपिंग में बिल्कुल आप एक्साइटेड होते हैं, आपका दिल करता है ये जूते चेक करें, ये कपड़े चेक करें, बट आपके जो बेसिक SOPs हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है आपकी तबीयत ख़राब है तो आप खुद अवॉइड करें। ये आपकी अपनी मेच्योरिटी है कि अगर आप उसे खुद रियलाइज़ करें और खुद जाके लोगों से ना मिलें, तो ज़रा सा ख्याल करना है, खुद भी इंजॉय करें अपनी ईद और लोगों को भी करने दें उनकी। यानी बकरा खरीदने जाएं या कपड़े खरीदने जाएं, दोनों सूरतों में आपने हर सूरत मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं और क्या करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, रश वाली जगहों पे नहीं जाना और लोगों को इस बारे में एजुकेट भी करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एब्सोल्युटली ठीक। और इसके बाद जनाब हम क्योंकि कोविड SOPs की भी बात कर रहे हैं, ईद की भी बात कर रहे हैं, तैयारियां आप लोगों की कैसी चल रही हैं, ये आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा हमारे सोशल मीडिया पे कि आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वैसे जनरली आप क्या करती हो ईद पे, आपकी शॉपिंग और ये ईद पर मेरी शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन छोटी ईद पे चूड़ियाँ, कपड़े, हर चीज़ मैचिंग चाहिए होती है। लेकिन जो है वो छुट्टियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। छुट्टी होगी तो शॉपिंग करेंगे। तो जनाब बड़ी ईद पे बड़ी छुट्टियों का ऐलान हुआ है, 1 2 नहीं, कितनी छुट्टियाँ मुकीत? 5 एग्जैक्टली 5 छुट्टियाँ होंगी। यानी कि जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें छुट्टियाँ होंगी जनाब 8 जुलाई मंगल से लेके
13 जुलाई तक छुट्टियां मुकीद। तो पूरा मतलब स्ट्रेच आ रहा है जिसके अंदर आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी, इससे वेकेशन भी कर सकते हैं और आप जो भी करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि 5 दिन का स्ट्रेच इकट्ठा आपको छुट्टी में मिले, हर कोई चाह रहा होता है। वीकेंड आता है इस तरह गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ईद पे तो बनता है कि आप 5 दिन अच्छी खुराक करें, अच्छी चीज़ें खाएं और वो 5 दिन आप इंजॉय करें। बट उसमें ये भी ख्याल रखें कि वो ईद की खुराक अक्सर लोगों को ईद के बाद जब वापस आते हैं तो भी लोगों ने पुट ऑन किया होता है, तो वो भी आपने खुद अपना ख्याल रखना है अपनी सेहत का। ठीक है मुकीद, हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं ईद से रिलेटेड भी, लेकिन लोग ज़ाहिर है कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। तो हमारे पास कुछ एंटरटेनमेंट है अपने व्यूअर्स के लिए, वो है जनाब नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट से एक सेगमेंट हमारी टीम मेंबर मारियम नवाज ने रिकॉर्ड किया है, वो अपने नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर करते हैं। फातिमा, आपका जो ये काम है यूनिक है यहाँ पर, आप बताइए इस आर्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लगा? इस आर्ट को बनाने के लिए जो मुझे टाइम दरकार होता है वो बेसिकली इसकी रिसर्च और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में एंड देन एक्सप्लोरेशन ऑफ मीडियम और मटेरियल को जिस तरह से बाइंड करना होता है, उसके अंदर मुझे अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 डेज़ लग जाते हैं। सो मेरा एक काम जो है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मेहनत है, और क्योंकि मैं उन घरों को जो है बेसिकली कोशिश करती हूँ बनाने की कि जो हमारे कदीम ज़माना लाहौर में हमें मुयस्सर थे, नज़र आते थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है, डिमोलिश्ड हो गए हैं किसी हादसे की वजह से, या उस जगह को कहीं पे बंजर छोड़ दिया गया या अबैंडन कर दिया गया। सो बेसिकली मैं सिर्फ़ एक इस कोशिश में हूँ कि जो उन घरों को बनाने के पीछे जो लोगों की मेहनत होती है, अगर उनको उसका एक नमूना पेश कर दिया जाए तो उनके तासुर क्या होंगे उसको देखने के बाद। मैं स्पेशली कहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जिनके साथ यहाँ की फैकल्टी एसोसिएटेड है, वो उनका बेसिकली जो काम का लाइव एक्सपोजर है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए इसकी टेंजिबल फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत कुछ सीखने के लिए उनके पास है, जिसमें ऑयल पेंट्स में ऑयल मीडियम में काम किया हुआ है, उसके बाद सीमेंट में काम किया हुआ है, स्कल्पचर में काम किया हुआ है, इंस्टॉलेशन में काम किया हुआ है। सो ऐसे बहुत से काम हैं जो कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। इस किस्म के इवेंट हो तो मेरे ख्याल है इससे इनकरेजमेंट भी होती है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, अगर हम विज़िट करें तो उनको इनकरेजमेंट भी होती है और हमें भी पता चलता है कि किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह का टैलेंट है। और वाकई हमारे पास ऐसा टैलेंट आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हम तो देखते हैं ना दुनिया में, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इतने हर शोबे में टैलेंटेड लोग हैं कि हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए। सर, इस्लामाबाद में तो कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट हो रहे हैं, बाकी इलाकों में शहरों में नहीं हो रहे, उसको कैसे ओवरकम किया जाए? नहीं देखिए, ये जो मैं समझता हूँ कि खुद भी जो अदारे हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा ये बाहर निकलें और इस किस्म चीज़ें को डिस्प्ले करें। दूसरी एग्जीबिशन है वहाँ स्टॉल लगाएं और चीज़ें करें। इंटरनेशनल जो बैनुल-अक़वामी एग्जीबिशन होती हैं वहाँ पे जाएं। जिस तरह अभी ये कुछ काम ऐसा कर रहे हैं वीविंग का, बड़े अच्छे इन्होंने स्कार्फ और चादरें बनाई हैं, मैंने देखी हैं। तो ये वो इटली वगैरह में लेके जाएं तो उनके जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनसे बेहतर हैं ये। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए। आपने ये इवेंट देखा सारा, तो आपके क्या तासुरात हैं? ये काफ़ी डिफरेंट इवेंट रहा, क्योंकि एक तरह के हम एक ही डिज़ाइन के एक ही लेआउट में पेंटिंग्स लेके थोड़ा सा वो बोरिंग हो गई थी। ये काफ़ी एंटीक रहा क्योंकि डिफरेंट इसमें यानी व्यू टाइप की पेंटिंग आ रही है, स्कल्पचर पेंटिंग भी आ रही है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए पेंटिंग आ रही है। आप क्या कहेंगी, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, और पाकिस्तान में तो आर्ट्स की वाकई बहुत कमी है, तो ज़रूर होने चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, एक बहुत अच्छा इवेंट है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें एक तो इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि फ्रेश आर्ट वर्क उन्हें देखने को मिला है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनके जो टीचर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ये लर्निंग का प्रोसेस है कि अपने टीचर्स का काम देखना है, क्योंकि आर्ट में ऐसी होता है, ये किसी लेक्चर दे के आप आर्टिस्ट नहीं बना सकते। तनवीर साहब ने कहा कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए, उनका काम हमें दूसरी कंट्रीज़ में लेकर जाना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, हुकूमत की क्या सरपरस्ती है? हुकूमत की सरपरस्ती इस हवाले से थी कि हमने फंडिंग ली है
हम आर्टिस्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया हमने, उसमें हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो बाहर जाते हैं। जैसे लास्ट 3 इयर्स में हमने तकरीबन हमारे 40 लोग हैं जो बाहर गए हैं, यूरोप और इंग्लैंड और इसी तरह से और यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वहाँ जाके वो 2-2 3-3 हफ्ते स्टे करते हैं, अपना आर्ट एग्जिबिट भी करते हैं। और एक्चुअली आर्टिस्ट के लिए एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका बाहर जाना, उस आबो हवा में रहना, उन लोगों से मिलना, उनका काम देखना। इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में कुछ जो बड़ी शहर हैं वहाँ पर तो इस तरह के इवेंट मुनक्किद किए जाते हैं, बाकी जो हमारे छोटे शहर हैं वहाँ की आर्टिस्ट बरादरी को हम उतना प्रमोट नहीं कर पा रहे, तो ये इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, इसका ये है कि मुख्तलिफ एरियाज़ में आर्ट काउंसिल तो ज़रूर बनी हुई हैं। आर्ट काउंसिल का ये काम है कि प्रमोट करें, और हमारी जो गैलरीज हैं ये अवेलेबल हैं। अगर कोई आर्टिस्ट कहीं इंटीरियर पंजाब से या इंटीरियर सिंध से आके एग्जिबिट करना चाहता है तो इसके ऑर्गेनाइज़र को वो लिखे, वो उसके लिए ये स्पेस हम मुहैया करेंगे। Sir, how was your experience of witnessing the work put up together by the artist? All the artworks are remarkable. I was surprised by some of the techniques that were very new to me, and I think very, I would say, original and innovative. So in a way, I think I envy the students of the NCA that they have their faculty of, such, I would say, creative people who do such wonderful work. I'm still, even having been here for more than 2 years, I still see just, I would say, very isolated parts of Pakistani arts and culture, be it music or be it sculpture or paintings or architecture or whatever. So definitely it's a, of course I appreciate the great history of art in the subcontinent and in Pakistan. I admire the contemporary art that I have seen today, but I would say I'm still learning and getting the whole picture of it, and not forgetting about music. I'm really amazed by some of the Pakistani music. Sir, how important are such activities in improving bilateral ties and bringing different culture together? Well, the importance can't be overstated. It's something that we can very well understand. When I see these things around, I need a little explanation. Somewhere I can interpret it for myself. I think the same goes very well very much also to music. So it's a cliche, but the art is a universal language, and it's very important for the exchange. And I think I'm very happy that we agreed with the NCA to have a collaborative project that we put together works of NCA and an art school in Czech Republic, and we'll have here, I think, together the project of highlighting the women in our history, in Pakistani history, in Czech history. So that's another example how we can very well cooperate through arts. ज़ोफिशा, आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से हैं, मुझे ये बताएं, ये इवेंट आप कितने अरसे बाद ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद क्या है? अच्छा, ये पहला शो है यहाँ पे। कोविड की जब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई हैं उसके बाद पहला शो है। अदरवाइज़ बिफ़ोर कोविड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही है। हम टोटल 100 आर्टिस्ट भी इस तरह के डिफरेंट शोज़ करते रहे हैं। यहाँ के जो विज़िटर्स हैं जब गैलरीज़ में आते हैं उनको यहाँ पे बहुत डिफरेंट और बहुत, आप समझ लें, जो बाहर की दुनिया में जिस तरह काम होता है उस तरह का मयारी काम, मॉडर्न काम, कॉन्टेम्प्रेरी काम आजकल के लिहाज से देखने को मिलता है। और इसका थीम जो आपने रखा वो रखा मिसिंग लिंक्स, इसका क्या मतलब? हमारे इस शो के क्यूरेटर अली बाबा हैं, तो उन्होंने इसको एक ये रखा है कि हर आर्टिस्ट का एक डिफरेंट सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, तो वो उन्होंने डिफरेंट, जैसे स्कल्पचर्स किसी ने बनाए हैं, किसी ने पेंटिंग्स बनाए हैं, तो वो एक आपस में कनेक्टिविटी शो करने के लिए एक जगह पे वो काम एग्जिबिट किया है। अली बाबा, यहाँ पर ना बिल्कुल यूनिक काम, डिफरेंट काम देखने को मिल रहा है, और इसका जो थीम है वो है मिसिंग लिंक, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मिसिंग लिंक असल में है इस चीज़ के बारे में कि तमाम आर्टिस्ट की अपनी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है उनकी अपनी ज़िंदगी में और काम के बारे में। तो हमने ये टाइटल उस बेसिस के ऊपर दिया है कि हम इन अ वे कहीं ना कहीं वो लिंक्स जो मिस कर रहे होते हैं हमारी प्रैक्टिस में, वो प्रैक्टिस के थ्रू हम ढूंढ रहे होते हैं। तो ये वो लिंक्स हैं जो हमने इन अ वे कलेक्ट किए हैं, जो हर बंदे के अपने हैं, इंडिविजुअल है, कोई एक कॉमन रनिंग थीम नहीं है थ्रू आउट द एग्जीबिशन। आपका भी काम यहाँ पर बहुत यूनिक है, उसको काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन।
मेरा काम जो है वो ज़्यादातर मैं स्कल्पचर्स बनाता हूँ। वैसे मैं ट्रेंड एज पेंटर हूँ, लेकिन मोस्टली स्कल्पचर्स में काम करता हूँ। मेरा काम रिवॉल्व करता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में, और स्कल्पचर इटसेल्फ को मैं क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये पीस है तो मैं यहाँ पेडिस्टल और स्कल्पचर का आपसी रिलेशनशिप क्या है उसको किसी न किसी तरह इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरे जो मटेरियल्स हैं वो प्लास्टर फाइबर ग्लास होता है और एक्चुअल बॉडी कास्ट होती हैं। बॉडी लाइफ कास्ट करके उसके बाद स्कल्प्ट किया जाता है, उसके बाद उसको डिटेल दी जाती है। अच्छा, और जैसे ये इवेंट है, ये इवेंट फैकल्टी मेंबर्स के लिए है, तो क्या ये बाकी हमारे दूसरे शहरों में जिस तरह उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्या उनके लिए भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आप ऑर्गेनाइज करने लगे कोई इवेंट? हम चाहते तो बहुत ज़ोर से हैं कि ज़ाहिर है हम ये चाहते हैं कि और बहुत सारे लोग जिनका बहुत अच्छा काम है, जिनको मौका मिलना चाहिए कि उनको डिस्प्ले किया जाए। तो आइंदा फ्यूचर में हमारा प्लान है कि इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में थॉरली सोच कर फिर आगे बढ़ाया जाए। मिसम, आपका आर्ट यूनिक है यहाँ पर, ये आर्ट क्या है, पहले इसके बारे में हमें बताएं। देखो, मेरे हिसाब से हर एक आर्टिस्ट यूनिक होता है और उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, विजुअल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। मेरा जो काम है ये भी मेरे अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस की है, और जो वो एक्सपीरियंस जो कि जो हमारे एरिया में जो वॉर का एक पीरियड था, तो उस पीरियड के दौरान जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो मेरा काम वहाँ से मतलब शुरू होता है। जिस इलाके से मैं बिलोंग कर दूँ, पारा चिनार एक्स कुरुम एजेंसी जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट बन गई है, उसमें ये था कि 2007 से लेकर 2014 तक वॉर पीरियड था। तो उसी से मैं वहाँ की जो बुलेट की मार मेकिंग है, टेक्सचर है दीवारों पे बम ब्लास्ट के बाद, तो मैं उसी के बारे में काम करता हूँ। और उसको मैं डिफरेंट मटेरियल के साथ, जिस तरह आप मेरे काम में भी देख सकते हो कि मैंने वो टाइटल में लिखा है कि ग्रेफाइट एंड गन पाउडर। तो मतलब मैं एक्चुअल गन पाउडर यूज़ करता हूँ। वो जब एक कैनवस के ऊपर आ जाते हैं तो उसका एक मीनिंग चेंज हो जाता है, और वो चीज़ अगर वो वायलेंस में यूज़ होता है तो वो कुछ और हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे गांव में जो चीज़ें हुई है, पारा में जो चीज़ें उसको पता नहीं है, और ज़ाहिरी बात है जिस एरिया में भी वॉर का एक टाइम पीरियड गुजर जाते हैं तो कुछ महीने बाद वो सारा दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, तो वो चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो एक विजुअल आर्टिस्ट का काम यही होता है, और वो जो विजुअल्स होते हैं, मेरे लिए ये जो टेक्सचर है, ये जो विजुअल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ मेरी मेमोरीज़ हैं। और ये जब मैं देखता हूँ, जब हम अपने गाँव जाते हैं, ये अभी भी है, जब हम उनको देखते हैं तो ये हमें वो टाइम याद दिलाता है। नौजवान फनकारों के ये फनपारे साबित करते हैं कि जिद्दत के इस दौर में भी फ़नून लतीफ़ा के चाहने वालों की कमी नहीं। बस ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। सूबे पाकिस्तान के लिए कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ मारिया नवाज़, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। फेबुलस। और जनाब टॉपिक था इस एग्जीबिशन का मिसिंग लिंक्स, और हमारे जो वज़ीर तालीम है राना तनवीर हुसैन, उन्होंने इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया था। अगर फनकारों की हौसला अफजाई की जाए तो उनकी तख्लीकी सलाहियतें मजीद निखर कर दुनिया के सामने आ जाती हैं, मुकीत है ना। और नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई के लिए ही नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद ने ये जो एग्जीबिशन थी इसको कंडक्ट किया था। और जितनी भी आर्ट होती है वो आपके डिफरेंसेस मिटाने के लिए, कंट्रीज़ के बीच में, इवन अक्रॉस द बॉर्डर्स जो है, आप लोगों की डिफरेंस मिटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कुछ भी हो, बेशक में भी पेंटिंग्स में भी म्यूज़िक में भी कुछ भी फॉर्म हो आर्ट की, आर्टिस्ट ही होता है जो कि जो डिफरेंसेस है दुनिया के वो मिटा के कोलैबोरेशंस की तरफ आते हैं। सो आई थिंक इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली NCA इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इसके ऊपर, और प्रॉपर तरीके से उन्हें सिखाया जा रहा है किस तरह होता है। और एग्जीबिशंस इस तरह के होते हैं, इसमें भी आर्टिस्ट निकल के और फर्दर सामने आते हैं और एक दूसरे से बेसिकली कोलैबोरेशंस के मौके मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली होने चाहिए। और टैलेंट को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, आप सोसाइटी को इनकरेज नहीं कर सकते। आपकी सोसाइटी में जो मसाइल होते हैं उनको स्पेशली अपनी पेंटिंग से, स्कल्पचर से, इन चीज़ों से आर्टिस्ट सामने लेके आते हैं। तो अपने मुल्क में जो आर्टिस्ट हैं आपके इर्द गिर्द, उनकी कदर कीजिए और जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि जो एग्जीबिशंस होते हैं ये जस्ट फाइनेंशियल पर्पस के लिए नहीं होते, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक आर्टिस्ट बेहतर तौर पर डिस्क्राइब कर सकता है कि उसने क्या सोचकर एक पेंटिंग बनाई, एक स्कल्पचर बनाया, या कोई भी चीज़ जो उसने क्रिएट की है, उसके पीछे माइंडसेट क्या था। बिल्कुल। और आर्टिस्ट का जनरली कोई 9 to 5 रूटीन नहीं होती, उसका कोई उस तरह का सेटअप नहीं होता, तो उनके लिए यही चीज़ें होती हैं कि उनका जो काम वो बेसिकली कर रहे हैं उसी को सामने लेके चलें और उसी को प्रमोट करें, तो उससे उनका बेसिकली वो कनेक्शन बनता है। सो मस्ट प्रमोट आर्ट, बिकॉज ज़रूरी है, आपके आर्टिस्ट को आपकी ज़रूरत होती है आपके मुल्क में।
बिल्कुल मुकीत, हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर ली हैं, लेकिन हमारे सबके घरों में बच्चे ज़रूर होते हैं और जब कोई बच्चा बीमार हो जाए तो कितनी परेशानी होती है, खा वो आपके बहन भाइयों के बच्चे हों, खा वो आप कितने बच्चे हों, क्योंकि बच्चों की तकलीफ जो है ना वो बड़ा सेंसिटिव कर देती है बंदे को, है ना। इसलिए बच्चों की जो डिजीज़ होती हैं उन पर बात करना, अवेयरनेस देना, एजुकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों में जो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस होते हैं आमतौर पे हमें पता नहीं होता उनको ट्रीट कैसे करना है, तो एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वही बेहतर तौर पे बता सकता है कि अगर किसी बच्चे को खसरा या कोई भी इस तरह की वबाई बीमारी हो गई है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, कब वैक्सीन लगवानी होती है, अगर वैक्सीन मिस हो गई है तो फिर क्या करें। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हमारे बहुत ही खास मौजूद मेहमान डॉक्टर जय कृष्ण, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अल्लाह का शुक्र है जी। ग्रेट। अच्छा, मॉर्निंग कैसी रही आपकी? सबसे पहले तो ये बताएं, बीमारियों की बात तो ज़ाहिर है हम करेंगे। बहुत अच्छी जी। मैं सुबह यूजुअली सवेरे ही उठ जाता हूँ 6 सवा 6 बजे। उसके बाद जो है थोड़ा सा अपना ये ब्रश व्रश करके उसके बाद आई यूजुअली गो फॉर द वॉक, और तकरीबन 30-40 मिनट्स का वॉक करने के बाद देन आई सिट विद माई फैमिली एंड देन वी डू द ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता है हमारा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूटीन रखना कि मॉर्निंग में वॉक की जाए, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपके दिन में 1 घंटा आपने अपने आप को देना है ताकि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके। आपका थिंकिंग प्रोसेस बड़ा चेंज हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और मेरा ख्याल है कि देखें, अगर हमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया तो इसका मतलब हमने किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं किया। देखिए, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं सारे काम कर सकता हूँ, अगर मैं खुद ठीक नहीं हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं रहेगी, मैं किसी काम जोगे नहीं रहूँगा, मैं किसी के काम आ नहीं सकता, न सिर्फ अपने काम बल्कि फैमिली के, पूरे मुल्क पे मैं कहते हैं कि मैं तो लोड हूँ इस मुल्क पे, मैं कोई काम नहीं करता। तो आई थिंक हमेशा हमें चुस्त रहना चाहिए, किसी न किसी काम में हमें जो है ना इंडक्ट होना चाहिए। हर बंदे का डिफरेंट काम है। अब हमारा काम है कि जी बच्चे देखना, तो हमारा काम शुरू सुबह से हो जाता है, फिर हम ब्रेक लेते हैं, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर वही काम, तो एक रूटीन बन जाती है। तो हमारे लिए काम इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर कोई बंदा है ही इज़ एथलीट तो उसका काम है कि मैंने सुबह उठना है, मैंने 3-4 घंटे वॉक करना है, 3-4 घंटे ये करना है, तो हर बंदे का अपना काम है। क्रिकेटर है उसका काम अपना है। सो हर बंदा अपने तौर तरीके से अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। बिल्कुल सर। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस मंथ में जाके बच्चों की इन्फेक्शंस वगैरह जो हैं, सिंस बच्चे कुछ जो होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ जो होते हैं वो इतने एक्टिव भी नहीं होते, लेकिन कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो उन्हें इफेक्ट करती हैं, तो क्या इसका उससे लेना देना है? उस पर हमें थोड़ा सा आप इनलाइटन करें प्लीज़। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखें, सेहतमंद बच्चा इसका मतलब है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चा है कमज़ोर, वो माल नरिश है, स्टंटेड है, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उस पर ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन का अटैक तो बहुत तेज़ी से होगा। देखें, एक हेल्दी बंदा है वो 3 बंदों से तो लड़ सकता है, लेकिन बहुत माड़ा सा पतला सा बंदा होगा उसको तो एक बंदा ही जो है नीचे गिरा के उसके ऊपर जो है हावी हो सकता है। तो इसी तरह हमारा इन्फेक्शन है। तो अगर हमारी क़ुव्वत मदाफ़त ठीक नहीं होगी, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, बंदा बड़ा सुकड़ा सा है, पट्टे उसके वीक है, तो उस पर जो वही वायरस का इन्फेक्शन है वो बहुत गहरे तरीके से अटैक करता है, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जा सकती है। अगर एक बच्चा हेल्दी है, अगर उसको इवन कोई खसरा हो या कोई चिकन पॉक्स हो या कोई दूसरी वायरल इन्फेक्शन, तो यूजुअली वो 3 से 5 दिन में रिकवर कर जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं होता है। तो इसलिए हम बच्चों को कहते हैं, माओं को कहते हैं कि बच्चों की खुराक का क्या रखें। अगर बच्चे की खुराक अच्छी होगी, हेल्दी होगा, तो उसमें इन्फेक्शन रेट तो बहुत कम है। यही तो चीज़ देखें वेस्ट में, हमारे इधर देखें माल न्यूट्रिशन देखें 40-50% हमारे पास बच्चे स्टंटेड हैं, माल नरिश हैं, तो इससे हमारा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। ये तो सिर्फ हमारे फैमिली पे नहीं इफेक्ट होता है, पूरी इकोनॉमी पे, पूरे मुल्क की इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है। सही डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स बड़े कॉमन हो रहे हैं बच्चों में, और एक मिथ भी पाई जाती है कि आप गर्म चीज़ें खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी, और दूसरा ये क्योंकि एक से दूसरे बंदे को लग भी सकती है। तो क्या ये जो मिथ है इज़ दैट ट्रू, और क्या ये इतनी कंटीजियस है कि बच्चे को अलग करते हैं अगर उसको चिकन पॉक्स हो गए हैं तो? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इट्स अ वेरी कंटाजियस डिजीज़। देखें, अगर एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लाखड़ा खाखड़ा, तो इससे में ये है कि पहले 3-4 दिन तो ये बच्चों को जो सिंपल इन्फेक्शन को बुखार होगा, जिसमें दर्द होगा, किन बच्चों को फ्लू हो जाएगा, किन बच्चों की आंखों से वो तो प्रॉब्लम तब ज़ाहिर होता है जब बच्चों के जो है ना सैलिवरी ग्लैंड जो है
जो वो थूक प्रोड्यूस करने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे नेक के इर्द गिर्द पाए जाते हैं और उनका सूज जाना, जब वो सूज जाते हैं तो फिर हम वारंटेड होता है कि यहाँ ये लगता है कि जो है ना कि इसको मम्स हो रहा है। अगर बच्चे के दाने निकल आए तो फिर हमें रिस्क होता है कि हाँ जी ये लगता है कि कहीं चिकन पॉक्स ना हो। इसी तरीके अगर कोई दाने निकल आते हैं हम कहते हैं कि यार ये कहीं खसरा ना हो। तो हर बंदे की जो प्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट होती है। अगर एक बच्चे को निशान पड़ जाए फिर उसमें थोड़ा सा जो है ना पानी आ जाए, इसको हम कहते हैं कि जी इसके लगता है कि इसके ये वाटी हो गया, पानी भर गया है, रेड हो गए हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे निकल आ रहे हैं, हम कहते हैं यार लगता है ये तो चिकन पॉक्स ही है। तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। इससे वायरल इन्फेक्शन ये अपना 5 से 7 दिन लेता है और ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। लोग परेशान होते हैं कि जी बच्चे को बुखार हो गया, उन्होंने उसको लपेट दिया, जी बच्चे को बाहर नहीं निकालना। बाहर निकालना अच्छी बात है कि आप बच्चे को बाहर नहीं निकालें, इससे कंटाजियस डिजीज़। देखिए अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स है, उसको अगर आप लेके मार्केट चले जाएँ, बाज़ार चले जाएँ, एयरपोर्ट चले जाएँ, बस टर्मिनल चलें, तो उनके साथ जितने भी बंदे विदिन 6 फीट के अंदर या 2 मीटर के अंदर होंगे, जब बच्चा खांसेगा, स्नीज करेगा तो वही वायरल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए आपके इर्द गिर्द बच्चों को अफेक्ट कर सकता है। हम पेरेंट्स को कहते हैं देखें जी अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स है, प्लीज़ खुदा के वास्ते अगर इम्तिहान भी है तो स्कूल ना भेजें, आप उनको लिख के भिजवा दें कि जी माय सन इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ये स्कूल नहीं आ सकता है। स्कूल में जाएगा तो इस सारी क्लास के सब बच्चों को अफेक्ट करेगा। तो ये एंडेमिक, वो बच्चे जब दूसरी जगह बाजारों में जाएंगे तो ये एक एपिडेमिक हो जाएगा, पूरे शहर को इन्वॉल्व कर सकता है। तो यस, उस दौरान आप बच्चे को घर में रखें, पानी उसको ज़्यादा दें, बुखार है तो उसको पैरासीटामॉल दें। ये मोस्ट ऑफ दी वायरल इन्फेक्शन, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। प्लीज़ ये मेरी सब माँ बाप से गुजारिश है कि ये बच्चों को जो एंटीबायोटिक देना बंद करें। ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये अपना टाइम लेके ठीक हो जाते हैं। उस दौरान आपने बच्चे को आइसोलेट करना है और उसी दिन अगर आपको पता लग सकता है तो आप दूसरे बच्चों को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं ताकि उसका बचाव किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं दोबारा से एलेबोरेट कर दूं कि जो गर्म चीज़ें हैं, कहा जाता है कि वो खाने से ये जो होते हैं चिकन पॉक्स होते हैं कंप्लीटली निकल आते हैं, ठंडी चीज़ें खाएं तो ये फंस जाते हैं। इज़ दैट ट्रू कि ये मुनक्का काजू खिलाने चाहिए बच्चों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। देखें ये तो आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे ओल्ड एज में अगर चिकन पॉक्स निकला तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। एक बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल तक, उसको चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो उसके जो चिकन पॉक्स होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर ये कहना कि जी मैंने इसको मुनक्का खिला दिया, गर्म चीज़ें क्या हैं तो एकदम से निकल आया, या कहते हैं डॉक्टर साहब इसको चिकन पॉक्स नहीं, डॉक्टर साहब ये पूरी तरह नहीं निकला है, कहते हैं अगर ये पूरी तरह नहीं, ये अंदर आपके बैठ जाएगा। देखें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक बच्चों को वैक्सीनेशन लगी हुई है, अगर उसको चिकन पॉक्स होता भी है तो वो जो चिकन पॉक्स है वो मॉडिफाइड चिकन पॉक्स है, वो इतना सीरियस नहीं है, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकता, वो अपना टाइम लेके ठीक हो जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस मंथ में जाके ज़रा हैज़े की और आपको डाइजेशन की जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, इवन बड़ों को भी हो जाती है कि बरसात में कहते हैं कि डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे किस तरह प्रिवेंट किया जाए और क्या क्या मेजर्स लिए जाएँ कि किसी को भी, ना बड़ों को ना बच्चों को, ज़्यादा कोई इंडाइजेशन की इन मंथ्स में स्पेशली जो है प्रॉब्लम ना हो? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि देखें जो आपके आंतों के जो इन्फेक्शंस हैं वो यूजुअली ट्रैवल तो करते हैं थ्रू माउथ। आपने कोई भी ऐसी चीज़ खाई जो कि अनहाइजेनिक हो, जैसे हमारे बच्चे हैं आजकल, उन्होंने कहा जी हमने वेंडर से खाना है, रेस्टोरेंट पे खाना है, बाहर का कहीं दूसरे दोस्त का पानी पी लिया, तो देखिए ये कॉमन सोर्सेज हैं कि वो इन्फेक्शन आपके जीआई के थ्रू ट्रैक करेंगे, आपके आंतों में चला जाएगा। देखिए क्लासिकल एग्जांपल है हेपेटाइटिस ए की बात कर लें, जैसे जिसे हम कहते हैं कि ये पीला यरकान है, ख़तरनाक यरकान नहीं है। देखिए कहीं से आपने पानी पिया जो वायरल इन्फेक्टेड था, या कहीं से आपने खाना खाया जो वायरल इन्फेक्टेड था, तो ये तो ज़ाहिर है वायरस आपके पेट में जाएगा तो उसने तबाही तो मचानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बड़ी मैटर करती है कि अगर बच्चों की इम्यूनिटी वीक है या कॉम्प्रोमाइज्ड है तो बच्चे ज़्यादा इन्फेक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या इन्फेक्शंस उनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लग जाते हैं। पता कैसे चलेगा कि एक बच्चा अगर देखने में वीक है तो आया वो सेहतमंद है या नहीं है, उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या बिल्कुल ठीक है वो हेल्थ वाइज? क्या कोई बेसिक टेस्ट पेरेंट्स को कराते रहना चाहिए या उसके कोई सिम्टम्स होते हैं जो उसके हाथों से, नेल से, बालों से आप जज कर सकें? वो डेफिनेटली देखें, जो एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर होगा तो हम उनसे पहले पता करते हैं कि जी इस बच्चे की उम्र कितनी है, उम्र के हिसाब से फिर हम उनका वज़न करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या इसका वज़न अपनी उम्र के हिसाब से मैच करता है या नहीं करता, क्या ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है।
फिर हम उनकी हाइट करते हैं, देखते हैं कि जी इसका कद कैसा है, क्या ये फैमिली की वजह से तो कद छोटा नहीं है या किसी बीमारी की वजह से कद छोटा है। फिर आजकल हम कम्युनिटी में काम करते हैं कि ये जो अपर आर्म है, इसका मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस ले लेते हैं और उसकी ख़ास वैल्यू होती है कि अगर वो 11.5 से कम है तो हम उस वक्त पेरेंट को बचाएं, देखें जी ये बच्चा आपका ही इज़ लाइकली टू बी इन्फेक्टेड, कि इसको इन्फेक्शन का अटैक ज़्यादा है क्योंकि इसकी क़ुव्वत मदाफ़त कम है, इसका इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है, तो इसका प्लीज़ इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, खाना पीना दें। ये नहीं कि अपने बाहर का कोई बर्गर खिला रहे हैं, जनाब पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, ना, इनको सब्जियां दें, दालें दें, सब्जियां हैं, सैलड्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं, घर की चीज़ें दें। कोई ज़रूरत नहीं बाहर की चीज़ें ले जाने की कि जी मैंने ये स्पेशल दूध देना है, जी मैंने बाहर से मैंने अमेरिका से जूस आ गए हैं, ये जी अमेरिका से मेरी ये दवाइयाँ आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कौन सी दवाइयाँ लेके बढ़ रहे हैं? तो देखें जो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आपका खाना अच्छा है, आपका पानी साफ़ है, हाथ आपका बच्चा साफ़ कर रहा है, ठीक है, ठीक वक्त पे खाना खा रहा है, नींद उसकी ठीक ठाक है, मैं कहता हूँ कभी बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे नींद तो पूरी करते हैं लेकिन जब बहुत छोटे बच्चे जैसे होते हैं 2 मंथ 4 मंथ उनकी एज होती है, तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पेरेंट्स से जो उनके प्रिवेंशन के लिए जो इंजेक्शंस होते हैं वो मिस हो जाते हैं, जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद लगने होते हैं। इन केस अगर किसी बीमारी का इंजेक्शन या वैक्सीन मिस हो गई तो उस सूरत में पेरेंट्स क्या करें? क्या वो बाद में लग सकती है या उसकी कोई कॉम्पनसेशन होती है? हाँ, डेफिनेटली। देखें, दिस इज़ कॉल्ड मिस अपॉर्चुनिटी। देखें, एक बच्चा बहुत ही बीमार हो गया, उस दौरान उससे वैक्सीन नहीं लग सकते हैं, या कहीं पे बंदे ने ट्रैवल किया है, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमने अपना डेट मिस कर दिया, तो हम क्या करें? देखें, आप उधर इससे सिलसिला शुरू कर इधर से जहाँ से सिलसिला टूटा था। अगर एक बच्चे ने वैक्सीन शुरू से लगवाई नहीं है तो उसको फिर हम री स्केड्यूल करके जी वही जो स्केड्यूल है, अगर एक बच्चे ने 2 महीने पे नहीं लगाया तो हम 4 महीने पे लगा सकते हैं, फिर उसके 1.5 महीने के बाद दूसरा वैक्सीन है, फिर 1.5 महीने के बाद तीसरा वैक्सीन है, फिर उसके 9 महीने पे आप वही सेम रूटीन है, 15 महीने पे वही रूटीन है। तो देखें, इसको आप एडजस्ट तो कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते ये आपने टीके नहीं लगा तो आप टीके लग ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। यू हैव टू री स्केड्यूल देयर वैक्सीनेशन और उसके बाद आप उनको वैक्सीनेशन दें। और आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो हर माँ बहनों कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे की वैक्सीन मिस भी हो गए हैं तो प्लीज़ अपने जो है नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं और देखें, हमारे डॉक्टर्स हैं या उधर जो नर्सेस हैं या वैक्सीनेटर्स हैं, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, और वो आपको बताएंगे कि जी जहाँ से आपका सिलसिला टूटा है हम आपको इसी तरह गाइड करेंगे। लेकिन प्लीज़ ये बार बार का जो सिलसिला तोड़ने का अमल ना करें, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप जितना अवॉइड करो बाहर के खाने को उतना आपकी इम्यूनिटी जो है, अगर आप कभी भी कुछ खाओगे तो बीमार होगे। और अक्सर पेरेंट्स को मैंने देखा है वो कहते हैं बच्चों को खुल के खाने दो बाहर से, बिकॉज उससे होता ही है कि उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि पहले उनकी तबीयतें ख़राब होती थी, अब बेहतर होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गए। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, डाइट रिलेटेड जो है? देखें, मैं तो कहता हूँ जो डाइट होनी चाहिए वो घर की होनी चाहिए। देखें, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है व्हेन यू आर एक्सपोज टू एनवायरमेंटल थिंग। जैसे एक बच्चा है, वो मट्टी में उसने कभी खेला ही नहीं है, तो उस बेचारे का इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होता है? देखें, वी एज अ चाइल्ड, हम जब बच्चे होते थे तो हम बाहर गलियों में जाते थे, मट्टियों में खेलते थे, माँ बाप हमारे हाथों साफ करते, हमने कंचे भी खेले, गिल्ली डंडा भी खेला है, बाहर मार्केटों में घूम रहे, तो हमारा एक्सपोजर है। बाकी ये चीज़ के फूड रिलेटेड नहीं है, फूड से, बाहर के फूड से कभी भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो सकती कि जी मेरा बच्चा बर्गर खाता है, मेरा बच्चा जनाब पिज़्ज़ा खाता है, मेरा बच्चा KFC खाता है तो डॉक्टर साहब इसका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये ज़्यादातर जो फूड्स होते हैं इसमें स्वीटनर्स होता है, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मैं कहता हूँ वो तो एक बच्चे का एक नशा है कि बच्चा एक तो पिज़्ज़ा खा ले, वो हराम है कि घर का कोई पराठा खा ले। वो कहता है जी मामा आपके हाथ में टेस्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जिस तरह बच्चे को हमने ट्रेंड करना है तो बच्चा तो उसी तरह जाना है। तो बाहर की चीज़ों से अगर आप समझते हैं कि आपका कोई इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तो आई टोटली डिसएग्री विद दैट। बिल्कुल, ये एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि नहीं बाहर से खाने दो। लेकिन सिंस आज आपने डॉक्टर साहब से भी सुन लिया कि इनकी क्या राय है, तो ख्याल रखें अपने बच्चों को, जो भी खिला रहे हैं उसका बहुत ख्याल रखें। और अगर घर की खुराकें हैं, ग्रीन ज़्यादा हैं, सब्जियां ज़्यादा बीच में, तो आपको जनरली एक हेल्दी उनका माइंड रहेगा और उनकी जनरली हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और ये आज मेरा भी एक मिसकॉन्सेप्शन था जो कि क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें बताई हैं। फैमिली के पास आई एम श्योर जितने भी बच्चे आपके घर में मौजूद होंगे उनके लिए आपको ये पता चल गया होगा कि अगर वैक्सीनेशन मिसिंग है तो आपने क्या करना है, अगर डाइट अच्छी नहीं है बच्चों की तो आपने क्या करना है, और इन केस अगर आपके बच्चे बर्गर बहुत खाते हैं मुकीत की तरह तो फिर आपने उनको कैसे हैंडल करना है, ये भी जरूर आपको पता चल गया। और जंक अवॉइड करना है प्लीज़। आप लोगों ने ये भी एक बहुत आइडिया होता है कि नहीं बच्चों को नगेट्स खिला
खिला दो, बच्चों को जंक खिला दो कि बस वो किसी तरह खुश हो जाए। नहीं, बहुत सिलेक्टेड आपने डाइट्स उनकी लेके चलना है। द रीज़न बीइंग क्योंकि यही एज होती है जो आप उन्हें खिलाओगे वही उन पे लगेगा और उसी तरह उनका ब्रॉटअप, उनका माइंड, वो सब कुछ डेवलप होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन मुकीत ये भी डिफाइन करना है कि जंक होता क्या है, ये भी तो हमने देखना है। न्यूट्रिशनिस्ट बुलाएंगे हम आने वाले दिनों में, वो हमें बताएंगे कि कौन सा जो फूड है वो जंक फूड है, कौन से आइटम्स जो है जो आप बाहर से भी खरीद के खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और होममेड जो खाना है उसकी तो बात ही अलग होती है। जैसे हम मेड इन पाकिस्तान को इनकरेज करते हैं, इसी तरह हम होममेड फूड को भी इनकरेज करते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर का खाना होगा, साफ सुथरा होगा, उसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू आपको पता होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मेरा ख्याल एक छोटी सी न्यूज ब्रेक ले लें। बिल्कुल, डेफिनेटली, और उसके बाद वापस आएंगे, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा और मुलाकात होती है। और वेरी गुड मॉर्निंग, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और मैं और मुकीत आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आज सुबह से ही पहला आवर हमारा बड़ा अच्छा गुजर चुका है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम सोच रहे थे कि एक ऐसे खेल की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि बादशाहों का खेल है, यानी कि महंगा खेल है पोलो। और पोलो से लिंक्ड एक और चीज़ हॉर्स राइडिंग। बहुत सारे लोगों को शौक होता है हॉर्स राइडिंग का। इज इट वेरी एक्सपेंसिव मुकीत? बेसिकली मैं जब बचपन में हॉर्स राइडिंग करता था तो अब्बू ने मुझे ये बताया था कि तुम्हें हर किसी को अवेलेबल नहीं होती है स्पोर्ट। हाँ। क्योंकि एक तो बहुत महंगा शौक है, घोड़े की मेंटेनेंस, घोड़े को रखना, घोड़े की मालशे, उसकी खुराक, उसके प्रॉपर एक रोज़ का एक उसे प्रॉपर अपने भगाना है, काम देना है, बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। तो अब्बू ने मुझे कहा था कि अगर तो तुम हॉर्स राइडर बनना चाहते हो तो या तो तुम्हें सेठ बनना पड़ेगा बेसिकली ज़िंदगी में, या तुम्हें आर्मी में जाना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अब्बू की आर्मी की फैसिलिटी के थ्रू वो सारा एंजॉय किया था। तो ये ऐसा शौक है जो कि हर किसी को अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी को एक दफ़ा इसकी आदत पड़ जाए तो इससे बेहतर शौक है नहीं। वाकई बादशाहों का एक खेल है। इसमें फियर भी बहुत होता है बिकॉज गाड़ी आप चला रहे हो तो गाड़ी तो आपके हाथ में है। घोड़े की थोड़ी बहुत अपनी मर्जी भी इन्वॉल्व होती है इसमें, बिकॉज अगर आपने मोड़ने की कोशिश की वो बिल्कुल मुड़ेगा, लेकिन उसकी अगर मर्जी ना हुई तो वो भी आपने कंट्रोल किस तरह सीखना है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से फियर भी पाया जाता है लोगों में घोड़ों का। और मुकीत जो अच्छी ब्रीड के घोड़े होते हैं दोज आर वेरी एक्सपेंसिव, और स्पेशली जो एक वाइट कलर का घोड़ा होता है बड़ा खूबसूरत लंबे बालों वाला, वो तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ऑफ कोर्स हम बहुत महंगे घोड़े कहाँ रखेंगे खरीद के। एनीवेज ये जो हम इतनी बातें आपको अच्छी अच्छी बता रहे हैं घोड़ों से मुतालिक, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये कोई आम मेहमान नहीं है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है एक ज्यूरी को जज करके, जो कि एक इवेंट था हॉर्स राइडिंग का, और जिसमें अली फवाद साहब जो थे वो एज जज उस कंपटीशन में शामिल थे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान से किसी का जाना और जज करना इस तरह के इवेंट को बहुत बड़ी बात है। वेलकम टू द शो अली फवाद साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। कैसा लग रहा है आपको आज सुबह पाकिस्तान के सेट पे सुबह सुबह उठ के आके? जी ऑफ कोर्स, सिंस आपने जो हॉर्स राइडिंग से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की है उसमें सुबह उठना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह के पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑफ कोर्स। यानी आप सुबह उठते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि घोड़ों के साथ जो मोहब्बत है आपकी वो आपको सुबह जगाती है अर्ली। जी अगर आपने हॉर्सेस के फार्म्स रन करने हैं, आपने राइडिंग एक्टिविटी रन करनी है, टीचिंग रन करनी है, तो सुबह उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज राइडिंग पूरे पाकिस्तान में या सुबह होती है से आफ्टर फजर, आफ्टर सनराइज़, या फिर डस्क के टाइम पर होती है आफ्टर असर। तो सुबह और शाम ही हुआ करती है। तो सुबह उठना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हॉर्सेस की सारी रूटीन डॉन टाइम से शुरू हो जाती है। सही। सर इसका मैं पूछना चाहूँगा कि हॉर्स की हेल्थ के लिए होता है, क्योंकि कहते हैं समर्स में अगर आप दोपहर के वक्त कर रहे हो या ज़्यादा धूप में राइडिंग कर रहे हो तो घोड़े के लिए बहुत ख़तरनाक होता है वो जनरली, तो उसके लिए इसलिए टाइमिंग को प्रेफर किया जाता है। और क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि अगर आप दोपहर में भी राइडिंग कर रहे हो तो क्या आपके घोड़े की हेल्थ को इससे फ़र्क पड़ता है? देखिए एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन कि आप उसका दिन में एनर्जी कंजम्पशन क्या कर रहे हैं और एनर्जी इनटेक क्या कर रहे हैं, आपकी डेली की रूटीन कैसी है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन हंगरी, वहाँ पर एक हॉर्स बैक आर्चरी से यू कैन से मक्का ऑफ हॉर्स बैक आर्चरी, सो वहाँ पर सारा दिन हॉर्स राइडिंग चल रही होती थी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर्स ऐसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। सिमिलरली अगर आप जनरली यूरोप में चले जाएँ तो वहाँ पर दोपहर को राइडिंग इज़ वेरी कॉमन। पाकिस्तान में मामला ये है कि समर्स में ह्यूमिड टेम्परेचर्स आ जाते हैं और ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो वो हॉर्सेस के लिए ठीक नहीं होती। लिहाजा राइडिंग की रूटीन ही ऐसे सेट है
एक कन्वेंशनली चल ही ऐसा सिस्टम रहा है कि इट्स ऑलवेज इन मॉर्निंग और इन इवनिंग, और अगर दोपहर को इवेंट्स होते भी हैं तो फिर उसको कंपनसेट किया जाता है किसी भी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल टेंट पेगिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, और अगर आप देही इलाकों में चले जाएं तो शायद वो क्रिकेट से भी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो दोपहर को इवेंट्स होते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स, जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी कि इट्स ऑल अबाउट कि आप एनर्जी को कंज्यूम कैसे करते हैं और फिर उसको रिप्लेनिश कैसे करते हैं। अच्छा फवाद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से भी है, तो नेवी में पानी कहना फिर घोड़ों से मोहब्बत, ये दो अपोजिट चीज़ें नहीं है, कैसे ये आपको शौक़ पैदा हुआ? ओके, जैसा कि भाई ने एक्सप्लेन किया कि इनके फादर मिलिट्री साइड पे थे और इन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया, तो आई सेम द सेम सिचुएशन। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे राइडिंग करने का मौका मिला, और जैसा कि इन्होंने बताया कि फिर जब आप एक दफ़ा इस एक्टिविटी में आ जाते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई होता है, कभी काम नहीं होता। सो आई यूज़ टू बी, आई एम स्टिल लाइसेंस्ड मरीन इंजीनियर ऑफिसर इन पाकिस्तान मर्चेंट नेवी। और ये हम स्क्रीन पे अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं, आपने एक इवेंट को जज किया जो कि बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा, आपने बताया कि जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर हॉर्स राइडिंग, तो क्या उस वक्त घोड़े ज़्यादा बात मानते हैं, मतलब उनको राइट लेफ्ट को तो मान जाते हैं, कोई और टाइम हो तो नहीं मानते? नहीं, जैसा कि मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर्स। देखें, सुबह के टाइम पर हमारे टेम्परेचर्स जो हैं वो रीज़नेबल होते हैं, शाम के टाइम पर भी कंफर्टेबल टेम्परेचर्स होते हैं, तो उस टाइम पर हॉर्सेस की एक्टिविटी करना ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी वजह यह है कि क्योंकि ये आपने जैसा कि कहा कि ये बादशाहों का स्पोर्ट है, आई वुड से कि है तो नहीं, अब ये था, अब ये कॉमन हमने जो मॉडल पाकिस्तान में लेकर आए हैं 2017 से, अब ये आम लोग ये अवेलेबल हो गई है, इसके मामलात अवेलेबल होते हैं। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो सुबह एक एक्टिविटी करें फिर स्कूल चले जाएं, सही, या फिर स्कूल के बाद वो आते हैं, दोपहर को अपनी एक्टिविटी की और शाम को स्पोर्ट्स टाइम में आपने राइडिंग कर ली। तो ये भी एक वजह है इस ऐसे टाइम को रखने की। सो सुबह के टाइम ऑफ कोर्स जैसे इंसान फ्रेश होता है, हॉर्सेस भी फ्रेश होते हैं, तो इफ़ यू वांट टू लर्न राइडिंग इट्स बेटर कि आप मॉर्निंग में एक्टिविटी करें। बिल्कुल ठीक सर। जो एनिमल लवर्स हैं, जिस तरह स्पेशली डॉग लवर्स होते हैं, उनकी एक बॉन्ड होता है अपने डॉग्स के साथ, सेम गोज के जितने भी हॉर्स लवर्स हैं कहते हैं उनका भी उतना ही स्ट्रांग होता है कि हॉर्स भी आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, अपने ओनर को उसी तरह पहचानता है, उसका वो बॉन्ड होता है अपने ओनर के साथ। क्या आपका भी ये बॉन्ड है अपने हॉर्सेस के साथ? ओके, बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको दो एस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं क्योंकि हॉर्स जंपिंग की फील्ड में जज हूँ, तो हॉर्स जंपिंग ओलंपिक स्पोर्ट है और उसमें ह्यूमन हॉर्स बॉन्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब वो ऑब्स्टिकल क्लियर कर रहा होता है हॉर्स, तो आपका सिर्फ उसमें 20% रोल होता है, 80% हॉर्स ने जंप करना है। यू जस्ट गेट दी हॉर्स इन टेक ऑफ पोजीशन और टेक ऑफ पॉइंट पर वो ही विल जस्ट टेक ऑफ। तो आपका हॉर्स से बॉन्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज फार एज माई बॉन्डिंग इज़ कंसर्न, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ रन कर रहे हैं in horse riding club Valencia, message riding school is Mir Town, then in Lahore, and then HSN कॉलेज के पैरेलल एक चांद बाग स्कूल है, वहाँ पर एक बहुत ही मेगा फैसिलिटी। तो जब इतने सारे हॉर्सेस हो जाते हैं तो सारे हॉर्सेस से बॉन्ड रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगेन हमारे पास से वी आर मैनेजिंग अराउंड 50+ हॉर्सेस, सो उसमें भी देर आर फ्यू फेवरेट्स जिनके साथ एक बॉन्ड रहता ही है। कौन सा है? क्योंकि जो एनिमल लवर्स हैं, ये जो स्पेशली हॉर्स लवर हैं, वो तो सुनना चाहेंगे कि कौन सी ब्रीड आपको पसंद है। हॉर्स में से फेवरेट वो होता है जो गिराए ना। ओके, इन्होंने आंसर एक बहुत गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, है ना फवाद साहब? नहीं, माशाल्लाह ही नोज इट, ही नोज मेनी थिंग्स माशाल्लाह। द थिंग इज के एक तो ये बात कि जो आपको कंफर्टेबल कर दे, बट इट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लव ऑफ द हॉर्सेस, देन यू डोंट गो फॉर ब्रीड। जैसे आपके बच्चे होते हैं तो यू डोंट से जो सबसे प्यारा बच्चा है वो मुझे सबसे अच्छा लगेगा। आप सबको एक तो इक्वली प्यार करते हैं अगर आप जेन्युइन हॉर्स लवर हैं तो। और मुझे हॉर्सेस कौन से पसंद है, मेरी जो सबसे पहले मेयर, जब हमने राइडिंग स्कूल शुरू किए थे उस वक्त जो मेयर थी, एक उस बैच की एक मेयर आज भी मौजूद है, तो वी लव दैट मेयर। अल्हम्दुलिल्लाह उसने ब्रीड भी किया, देसी एंड थॉरोब्रेड का एक कॉम्बिनेशन है। देन आई हैव एन अरब स्टालियन, वो भी सारे ही हॉर्सेस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन।
लेकिन बहरहाल किसी के साथ आपका दिल माइल हो जाता है, तो देयर आर फ्यू एनिमल्स ऑफ सर एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह अभी सलमान ने मेंशन किया था कि व्हाइट हॉर्स, लेकिन कहते हैं व्हाइट नहीं होते, बेशक दे लुक व्हाइट बट देयर कॉल्ड ग्रे हॉर्सेस। क्या ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब घोड़ा जो है वो ग्रे होता है और व्हाइट नहीं कहते उसे? सर आपके नॉलेज को देख के मुझे दिल कर रहा है मैं आपको इनवाइट कर दूंगा। डेफिनेटली सर, आई वुड लव टू गो। ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हॉर्सेस जैसे कि नाम होते हैं, कन्वेंशनली एक रीत चल पड़ती है, तो वाइट कलर कन्वेंशनली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वाइट में भी देर आर डिफरेंट शेड्स। एक जेट वाइट जिसको गुलाबी कलर भी बोल देते हैं, नुकरा भी बोल देते हैं, तो वो प्योर वाइट है, उसकी स्किन पिंक रंग की होती है, उसका डिफरेंट नेम है, बट दुनिया में उसको ग्रे ही बोलेंगे। और जो वाइट है जिसकी स्किन ज़रा डिफरेंट रहती है, इट्स नॉट पिंक, तो यूजुअली हम वाइट हॉर्स नहीं कहते इस प्रोफेशन में, इट्स ऑलवेज ग्रे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट्स ऑलवेज ग्रे, यानी कि व्हाइट को व्हाइट बिल्कुल नहीं कहना, ग्रे कहना है। थैंक यू सो मच। बिकॉज ब्राउन इज नॉट ब्राउन, इट्स ऑल, या वो चेस्टनट है या वो बे कलर है, सो हॉर्सेस की दुनिया में ऐसा ही है जी। ठीक, जैसे खवातीन के रंग होते हैं, हर एक कलर डिफरेंट होता है, ऐसे अली फवाद साहब थैंक यू सो मच, आपने ये डिफरेंस भी बता दिया, मेरे नॉलेज में भी इजाफा, और मेरी तरह बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि वाइट को वाइट बिल्कुल नहीं कहना। अली फवाद साहब एक ऐसा नाम जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में नाम रोशन करके मतलब पाकिस्तान की जो इज्जत है उसमें मजीद इजाफा किया है, वकार में इजाफा किया है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ सेट पर तशरीफ लाए सुबह पाकिस्तान के और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उनके पास जो 50+ कलेक्शन है घोड़ों की उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और आपका मुकीत नॉलेज बहुत अच्छा था। आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना नॉलेज है घोड़ों के बारे में। लेकिन ये हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें आर्मी बैकग्राउंड या फोर्सेस की वजह से हम लोग एक्सपोज्ड हैं, जो आम आवाम है उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो ये नॉलेज वो बचपन से शेयर करके, वो मैंने बताया था ना एक दफा, अगर आपको एडिक्शन होगी हॉर्स राइडिंग की तो आप लेके चलते रहेंगे, और हम डेफिनेटली सर आपके पास आएंगे और हॉर्स राइडिंग के लिए डेफिनेटली चक्कर भी लगाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल, हम देखेंगे इन फ्यूचर, प्लान करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगी मैं थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग सीखूं, और उसके बाद मैं देखूं कि वाइट को वाइट नहीं कहना, ग्रे कहना, ग्रे हॉर्स पे राइड करना कैसा लगता है। एनीवेज नाजरीन, प्रोग्राम में कुछ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ आर्ट की, एजुकेशन की। जो ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं मुकीत, या पोर्ट्रेट्स और इस तरह की जो दीगर फनून लतीफ़ा जिनको हम कहते हैं, उनमें कामयाबी के लिए शौक के साथ साथ जो आपके टीचर्स होते हैं उनकी मेहनत भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगले गेस्ट जो है हमारे, उनका ताल्लुक भी फनून लतीफ़ा से ही, उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं सुबह पाकिस्तान, देखते रहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। किसी की जान बचाने से ज़्यादा अफजल अमल कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने CPR ट्रेनिंग के जिस अहम कौमी मुहिम का आगाज़ किया है, उसके ज़रिए लाखों अफराद की जानें बच सकती हैं CPR ट्रेनिंग हासिल करने के बाद। मैं भी एक लाइफ सेवर बन रहा हूँ। आज ही 1166 पे मैसेज भेजिए और मुफ्त CPR ट्रेनिंग हासिल करें, जिसके ज़रिए आप भी लाखों लोगों की जान बचाने के काबिल हो सकेंगे। CPR, पाकिस्तान है तैयार। भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है।
हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों? वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फ़नून लतीफ़ा के हवाले से। तो जनाब, जो शौक होता है कामयाबी का, उसके साथ साथ जो आपके टीचर्स की मेहनत होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक टीचर्स मेहनत नहीं करते आपका आर्ट पॉलिश नहीं होता। तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स PNCA इस्लामाबाद और कुछ दीगर इदारे यकीनी तौर पर नौजवानों को फ़नून लतीफ़ा की जानिब जो है वो लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस शोबे में बड़ा कुछ करने की ज़रूरत बाकी है। अभी हमें आर्टिस्ट को और ज़्यादा प्रमोट करना है। तो हमारे अगले गेस्ट जो हैं वो कौन है मुकीम? वो हैं शाहिद रसाम साहब। प्लीज़ वेलकम ऑन द शो सर, इट्स अ प्लेजर। बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं, खैरियत से सर? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर। इट्स अ प्लेजर कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा शाहिद रसान साहब, हम तो सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस टैलेंट को मजीद पॉलिश करने के लिए जो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स हैं, नौजवान फनकारों को वो रहनुमाई देते हैं कि वो आगे आएँ, अपनी स्किल्स को मजीद पॉलिश करें? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो लफ्ज़ है ना, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, ये बहुत ओवर यूज्ड हो चुका है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसको अपना पैशन कैसे बनाते हैं और उसको पॉलिश किस तरह करते हैं, और वो बहुत शदीद सख्त मेहनत के बाद होता है। आप देखिए, बहुत सारे लोगों में बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन कहीं वो एंड अप करते हैं कैजुअलिटी बन के। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ जो ज़रूरी अज्जा हैं वो उसके बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती। तो उसके लिए इदारे या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह के बहुत कम ही इदारे हैं, जितनी जो अगर पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाएं तो उस हिसाब से तो ना होने के बराबर है। यानी हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। शाहिद साहब, आपका नाम जो है वो जितना वो लोगों के लिए काबिल तकलीद है या जितना लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, मेरा ख्याल है उनके सीखने के लिए ये भी काफ़ी है कि आप भी अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। और माशाल्लाह से आपकी एक बहुत बड़ी सआदत और एफर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड प्लेटेड कुरान लिखने का जो आपने काम शुरू किया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? अगर हम अपने नाज़रीन को साथ दिखा भी सकें। वो उस पर काम जारी है, क्योंकि वो काम तो हमने 5 साल पहले शुरू किया था, और फिर वो उसका एक हिस्सा दुबई एक्सपो में एग्जिबिट हुआ सूरा रहमान की शक्ल में। इसे दुनिया भर ने बहुत सराहा, और चूँकि ये अपनी नौइयत का एक वाहिद काम है जो पिछले 1400 साल की इस्लामी तारीख़ में नहीं हुआ है। कुरान करीम की तारीख़ ये है कि उसे लिखा गया है, कैलीग्राफ किया गया है कागज़ पे या खाल के ऊपर। ये पहली बार है कि हमने मेरी साथ मेरी तमाम जो टीम के लोग हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो कुरान करीम के अल्फाज को कास्ट किया गया है और फिर उन्हें गोल्ड प्लेटेड किया गया है। और इसकी एक बहुत अमेजिंग बात इसकी ये है कि इसकी जो लाइफ है वो कपल ऑफ 1000 ईयर्स, कई हज़ार साल है। तो इस हवाले से ये एक बहुत यकता और यगाना एक पीस ऑफ आर्ट। सर, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और इंशाल्लाह कामयाबी, मतलब ये तो ऐसे ही आपने एक चीज़ की है कि नॉट सिर्फ मुसलमानों के लिए, जनरली आपने ऐसा एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट किया है और कर रहे हैं माशाल्लाह, कि इसमें डेफिनेटली अल्लाह आपको और ज़्यादा अजर भी देगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आर्ट्स के हवाले से और पूछना चाहूँगा, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं कि टैलेंट बहुत सारा होता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती, उनके गुरुज की तरफ से उन्हें आप जैसे मेंटोर्स नहीं मिल रहे होते, और इस तरह का काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होता है जो कि ज़ाया जा रहा होता है। वो किस तरह इसकी तरफ आएँ और इसमें आके इंटरेस्ट लें? मतलब इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, कोई गाइडेंस वाला नहीं होता। उन स्टूडेंट्स के लिए, उन नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है कि यू हैव टू फॉलो योर पैशन। जो आपका इश्क है उसको आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही जांफशानी के साथ उसको आपको फॉलो करना पड़ता है।
अक्सर लोग पूछते हैं, आपने सुना होगा कि फलां शोबे का या फलां प्रोफेशन का स्कोप क्या है। तो मैं अक्सर एक कहता हूँ कि भाई अगर आप झाड़ू देना शुरू कर दें और आप बहुत अच्छे दिल से सफाई करते हैं तो आप मुख्तलिफ और मुनफरिद हो जाएंगे सबसे। सिमिलरली आप कोई भी काम जो दिलो जान से आप करते हैं, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही, कहीं और की नहीं, कि जिन लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया। मिसाल के तौर पे गुलजी साहब हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट, उनके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग की तालीम दिलवाई और वो MIT से पढ़ के आए, NLD यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेकिन दुनिया उनको एज एन इंजीनियर नहीं जानती, एज एन आर्टिस्ट जानती। डॉक्टर अनवर सज्जाद, उनके पेरेंट्स ने उनको मेडिसिन पढ़ाई, लेकिन दुनिया उनको एक बहुत ही कमाल के राइटर के तौर पे, एक प्लेराइट के तौर पे जानती है। मुश्ताक अहमद यूसुफी, लेजेंडरी राइटर, दुनिया कोई बैंकर के तौर पे नहीं जानती। अनवर मखसूद साहब बैंक में नौकरी करते थे, हम और आप उनको बैंकर की हैसियत से नहीं जानते, बल्कि वो एक लेजेंड हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, एक बहुत ही अनमैचेबल आर्टिस्ट है, तो उससे जानते हैं। और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे उनकी बहुत सख्त मेहनत और उन्होंने अपने जो उनका पैशन था उसको फॉलो किया। रही बात इंस्टीट्यूशंस की, तो ये भी बड़ी अहम बात है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह से, जैसे मैंने अर्ज किया, कि जितने तादाद में होने चाहिए थे अब यहाँ पे आर्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मेजर इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। हमने भी, मैं जब कनाडा से वापस आया तो यहाँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में का एक सबसे पार्टीशन के बाद जो यहाँ पे सबसे पहला आर्ट इंस्टीट्यूशन बना था वो था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसका अब नाम है आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसका मैं प्रिंसिपल हूँ। तो वहाँ हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि और भी लोग इसको देख के इसकी तकलीद कर सकते हैं कि हमने अपने कुछ दोस्तों के साथ और आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलके, उसके जो प्रेसिडेंट हैं अमित शाह साहब, उनके साथ मिलकर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और बहुत ही यूनिक सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वो बच्चे बच्चियाँ जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको वसाइल नहीं होते और उनके माँ बाप उनको एक तरह से बिल्कुल छोड़ देते हैं या अबंडन कर देते हैं या किसी उसके ऊपर दुकान पे बिठा देंगे, किसी मैकेनिक की दुकान पे, तो हमने उन बच्चों का इंतखाब किया पूरे शहर से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से, और उनमें उनको हमने क्वालिटी आर्ट एजुकेशन बिल्कुल फ्री, बल्कि वो पेंसिल भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे तो हमने उनको आर्ट मटेरियल, क्योंकि ये एक महंगा शौक है, आर्ट मटेरियल भी हमने उनको प्रोवाइड करना शुरू किया। आप यकीन कीजिए कि इतनी हैरान कुन अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि अपने देख के हैरानी होती और खुशी भी होती कि ज़रा सा हाथ थामने से ये कल क्या थे। यानी एक बच्चा हमारे यहाँ रंग की दुकान पे काम करता था लियारी में, और नाउ ही इज़ अ राइजिंग स्टार, और इस तरह के और शायद साहब, सॉरी टू कट यू, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में, मैंने ये परसीव किया कि आर्ट एक पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। यानी आपके पेरेंट्स अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं और आपके अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद है तो आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है अपने प्रोफेशन के साथ साथ। एम आई राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ और अर्ज करूँ, मुझे तकरीबन दुनिया भर में पढ़ रहा हूँ पढ़ाते हुए और अपनी एग्जीबिशंस करते हुए, कोई इट्स बीन अराउंड 30 इयर्स। तो आप अगर अपनी चारों तरफ राउंड द वर्ल्ड देखें, दुनिया में एक्सेलेंस जिसे आप कहते हैं वो सिर्फ उस शोबे में हासिल की जाती है जो आपका जुनून होता है, जो आपका इश्क होता है। तो ये पार्ट टाइम अफेयर नहीं है कि आपने ये भी कर लिया और वो भी कर लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, फॉर द टाइम बिंग आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना जो, यानी जो आपका काम है आपने उसको कंटिन्यू रखना है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट इस तरह होते हैं जो पैशन की वजह से वो फॉलो करना चाह रहे होते हैं, यार पैशन मेरा ये, मैं म्यूजिशियन बनूं, हाँ। लेकिन इतने उसमें रिसोर्सेज के मसले मसाइल, इतने वो कनेक्शंस के मसले मसाइल होते हैं कि बंदा कहता है यार, तो पेरेंट्स यही एडवाइस देते हैं कि यार आप आराम से नौकरी करें और इसे अपने शौक के तौर पर रखें, और वो शौक ही तो असल में आपकी स्ट्रेंथ होता है। ठीक, थैंक यू सो मच। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिस्कशन रही, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सयाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराए दस्तूर। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। कि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत
और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की न इत्तला दूंगा किसी ऐसे मामले की न इत्तला दूंगा न इसे जाहिर करूंगा न इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत वजीर मुमलिकत मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जबकि बहैसियत वजीर मुमलिकत वजीर मुमलिकत अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हूँ अपने फ़राइज़ की कमा हक़ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। ऐवान सदर में ये तकरीब के मनाजिर थे जो आपने मुलाहिज़ा किए। सदर मुमलिकत ओहदे का हल्फ ले रहे थे। वज़ीर मुमलिकत एहसानुल्लाह रकी की तकरीब हल्फ बरदारी आप मुलाहिज़ा कर रहे थे जो कि ऐवान सदर में जारी थी और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया है ओहदे का। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हैं और बड़ा अच्छा फील करते हैं आप जब किसी जगह पे जाते हैं, आपको हर चीज़ वेल सेटल्ड नज़र आती है। छोटी सी स्पेस को आप देखते हैं इतनी खूबसूरती से यूटिलाइज़ किया होता है कि आपको एक 5 मरले का घर भी ऐसे लुक देता है कि जैसे आप किसी महल में खड़े हैं। और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं मुकीत? इसके पीछे बड़ी एक एस्थेटिक सेंस इन्वॉल्व होती है कि आपका ब्रेन किस तरह सोचता है। अक्सर आपके कमरे में दीवारें होती हैं जो आपको बोरिंग लगनी शुरू हो जाती हैं, उस पर कपल ऑफ पिक्चर्स अगर आप लटका दो वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। थोड़ी सी इसकी एस्थेटिकली अगर आप थोड़ी सी ही फ्रेम्स और उसी कमरे को थोड़ा सा चेंज करो उनकी सेटिंग्स को, तो होता ही है कि वो जनरली आपका वही स्पेस जो है वो आपको ग्रैंड लगनी शुरू हो जाती है। और ये बहुत इफेक्ट होता है इसका आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कमरे की वॉल्स किस तरह लग रही हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत इस पर मैटर करता है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। एग्जैक्टली आप या मैं इस पे एक जनरल ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट बता सकता है कि आपने स्पेस को यूटिलाइज कैसे करना है। और जनाब एक्सपर्ट हमारे साथ आर्ट स्टूडियोज में मौजूद है। सुहेला अरशद साहिबा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही आपकी मॉर्निंग? नाश्ता कर लिया आपने? जी। अच्छा, इंटीरियर के हवाले से बात कर रहे हैं हम। सेट हमारा आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? हमने कितना अच्छा यूटिलाइज किया हुआ अपने स्पेस को? अच्छी स्पेस यूटिलाइज हुई है। जैसे आपने कहा कि बात सारी होती है कि हम स्पेस को यूटिलाइज कैसे करते हैं। हाँ। कि उसके अंदर हमारा मेन एक फोकल पॉइंट होता है कि हम उस फोकल पॉइंट को किस तरीके से इन्हांस करते हैं, लाइट्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू। ये सब डिपेंड करते हैं कि हम एक एम्बियंस क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब एम्बियंस क्रिएट करने के पीछे एक हमारे एक थीम होता है कि हम अगर किसी थीम को फॉलो करें या अगर हमारे पास कोई एजेंडा है जिसको हमने फॉलो करना है, या जो हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं और कुछ फॉलो नहीं करने एज़ पर द स्पेस। अच्छा, काफ़ी मैंने ये भी कॉन्सेप्ट देखा है कि लोग कहते हैं कि अगर आपने अपने कमरे की एक वॉल रेड कर ली है वो आपको उस वक्त टेम्परेरीली तो अच्छी लगेगी। हाँ। लेकिन जनरली कुछ कलर्स का आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे। तो कहते हैं सर्टेन कलर्स को नहीं भी यूज़ करना चाहिए बिकॉज वो आपके थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू हो जाते हैं आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम। तो क्या ये बात सच है? ये बात सच है। कलर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। लेकिन अब जिस तरीके से हमारे ट्रेंड्स चले, तो अगर हम ट्रेंड्स की तरफ जाएँ तो वो ऑब्वियसली हम साल बाद 2 साल बाद एटलीस्ट उसको चेंज करते हैं। अगर लेट्स से आप ने वॉल रेड कलर की पेंट की है, तो अगर आप उससे बोर हो गए तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे ऐड कर दें कि वो जो रेड इफेक्ट है वो थोड़ा कम होने शुरू हो जाए। आपकी जो फर्नीचर की प्लेसमेंट है या जो आपकी आर्ट अरेंजमेंट्स वगैरह हैं, आप उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि वो रेड इन्हांस ना हो। आपके जो भी एक कोई और एलिमेंट आप इन्हांस करना चाह रहे हैं, कोई आर्ट वर्क है, ये फर्नीचर एक्सेसरीज़ हैं, ये कोई फ्लोरल अरेंजमेंट है, आप उसको फोकस कर देंगे। लेकिन
एक जगह को अच्छा दिखाने के लिए क्या बहुत ज्यादा बजट की ही जरूरत होती है नहीं। या घर की ही चीजें यूटिलाइज करके उसे और भी यानी बेहतर कर कम सकते हैं? खर्च वाला नशीन? बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट एस्थेटिक्स कि आप किस तरीके से उनको यूज़ करें, आप उनकी क्या प्रोपोर्शन यूज़ कर सकें। कि अगर आप एक कहा जाता है ना कि अगर आप एक सही चीज़ गलत जगह पे रख देंगे तो सही चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। सही। तो आपने उसकी वैल्यू इन्हांस करने के लिए उसको एक प्रॉपर जगह पे यूज़ करना है कि वो पता चले कि ये चीज़ इस जगह के लिए ही बनी थी। अच्छा सुहेला अरशद साहिबा, ये फरमाइएगा कि कभी ऐसे होता है कि जैसे लेट सपोज मैं और मुकीत दो बहनें हैं और हमने एक रूम में रहना है, दो बहनों ने, दोनों की कलर चॉइस डिफरेंट है, तो अब वॉल पे अगर हम वो कलर करवा लेते हैं तो टूटी फ्रूटी नहीं बन जाएगा? एक मतलब बिल्कुल ऑकवर्ड सा कॉम्बिनेशन हो जाए, मुझे येलो पसंद है, मुकीत को रेड पसंद है, तो ये कैसे होगा? फिर आपको ये करना चाहिए कि आपको जो वॉल्स हैं वो वाइट रखनी चाहिए ना, आपके जो भी फेवरेट कलर्स हैं आप उनकी एक्सेसरीज को इन्हांस करें इंस्टेड कि आप वॉल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल। तो ये ठीक, और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप बहुत सारे मिरर्स लगा दें तो स्पेस आ जाती है, तो मिरर से एक मुझे और मुकीत को इसलिए हंसी आ रही है कि वो हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि शायद नाई की दुकान बन जाती है। इज दैट ट्रू? स्पेस आती है बहुत ज़्यादा मिरर्स लगाने से? मिरर से स्पेस नहीं आती है, बेसिकली मिरर जो है वो लाइट को इन्हांस करता है। अगर एक मिरर की प्रोपोर्शन सही नहीं होगी तो वो जब लाइट बाउंस आउट होगी तो वही लाइट आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो उसकी प्रोपोर्शन बाय द एंड ऑफ द डे प्रोपोर्शन काउंट करती है कि उसकी क्या प्रोपोर्शन है। कि आप अगर एक बहुत बड़ा मिरर एक ही वॉल पे लगा लें लेकिन वो इस तरीके से हो कि वो लाइट को इन्हांस भी करे, आपको लाइट डिस्टर्ब भी ना करे और आपका रूम भी बड़ा लगे, तो उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक वॉल या एक स्पेसिफिक कॉर्नर सेलेक्ट करना है कि जिसके ऊपर लाइट डायरेक्ट ना पड़े, क्योंकि उससे उसका जो ग्लेजिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और जब वो लाइट एक टाइम आता है कि जब सूरज बिल्कुल डायरेक्ट उस शीशे के ऊपर लगेगा तो वो जब लाइट बाउंस होकर वापस आएगी तो वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। ठीक, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसमें ये होता है कि आप एक कॉर्नर ऐसा कर लें या इस तरीके से उसकी सेटिंग्स वगैरह करें कि वो मिरर भी इन्हांस हो, आपका रूम भी बड़ा लगे। मिरर के साथ आप कोशिश करें कि वाइट कलर यूज़ करें वॉल्स का, क्योंकि ये एक ऐसा क्या कह सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि जिससे चीज़ें इन्हांस होंगी और आपकी जो बाकी दूसरी चीज़ें वो फोकस हो जाएंगी। बिल्कुल सही। सही, बहुत शुक्रिया सुहेला अरशद साहिबा, आपने बड़े अच्छे से बता दिया हमें कि अगर हमारे पास स्पेस कम है और हम खर्चा भी नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा डेकोर करें, तो हमने कुछ बातों को मद्देनजर रखना है, कुछ बातों का ख्याल रखना है, और वो बातें कौन सी होंगी ये हमें हमारी गेस्ट बता चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुहेला अरशद साहिबा, आपकी एस्थेटिक सेंस जो है वो हमें बड़ा हेल्प आउट करेगी कि हम डेकोर किस तरह से करें, और बल्कि हम अपने फ्रेंड्स को भी मशवरे दे सकते हैं कि देखें आपको अगर डिफरेंट कलर्स पसंद है और आपने रूम शेयर करना है तो वॉल्स बिल्कुल कलर नहीं करनी, बल्कि आप बेडशीट में अपने कलर्स यूटिलाइज कर लें, आपको रेड, पिंक, ऑरेंज जो भी पसंद है, क्योंकि वो आप चेंज कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपके मूड स्विंग्स हैं तो क्या करना है, तो कलर्स को आपने देख के चलना है कि अगर आपके वो हैं, अगर आपको हर वॉल को रेड करने की जरूरत नहीं है, रेड आपका फेवरेट है तो आप अपनी एसेसरीज, अपने फ्रेम्स को रेड कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा सोफा ऐड कर सकते हैं जिससे आपका वो कमरे में वो लुक आ जाए जो आप चाह रहे हैं, इंस्टेड कि आप पूरी वॉल को वो रेड कर दें। मेरी और सलमा की एक और जो डिस्कशन हो रही थी कि अगर आपको कमरा पहले नहीं पसंद और उसमें अगर आपने मिरर्स लगा दिए हैं तो वो तो आपको ट्वाइस एज मच जो है ना तंग करेगा कि यार ये पहले भी कमरा ऐसा था और इसमें मैंने और मिरर्स लगा दिए हैं, तो ये वो जो इल्यूजन क्रिएट होती है ना, जो कि मिरर्स करते हैं कि आपको स्पेशियस दिखाते हैं, तो आपको ट्वाइस एज मच तंग करेगी कि यार ये इस कमरे को पहले ठीक करूं फिर मुझे मिरर्स लगाने चाहिए ताकि ये इन्हांस लगे और बड़ा लगे। अच्छा, एस्थेटिक सेंस की जहाँ हम बात कर रहे हैं मुकीत, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और खेल स्पेशली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ तो उससे अच्छी रहती है। खेल कूद करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी, जो हम खाते पीते हैं एक्सरसाइज भी हो जाती है, हम यूटिलाइज करते हैं। और खेलों में इम्पॉर्टेंट खेल कौन सा है जनाब? टेनिस। तो जब टेनिस की बात करते हैं तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें असामुल हक के अलावा कोई पाकिस्तानी आलमी सतह पर नाम नहीं बना सका था, जिसकी वजह से माहिरीन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन प्रोग्राम में आज टेनिस की बेसिक टिप्स पे हम बात कर लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मारूफ कोच हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मारूफ खान साहब। मारूफ खान साहब, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको सुबह पाकिस्तान के सेट पे आज? Alhamdulillah, just nice to be with you. I hope आपने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। Definitely, yes.
ठीक, महबूब खान साहब सॉरी मुझसे नाम में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, तो महबूब खान साहब ये फरमाइएगा कि कोई मेरे या मुकीत जैसा बंदा अगर टेनिस सीखना चाहता है, क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं कि कोई आलमी सतह पे नाम नहीं बना सका, हम नाम बनाना चाहते हैं, हमें अब कैसे ट्रेन करेंगे? आपका काम ड्रिलिंग देना है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद लड़कियाँ इस प्रोफेशन में कम आती हैं। एक्चुअली जहाँ तक टेनिस की ट्रेनिंग का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इसकी अवेयरनेस के बारे में जो है वो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। अक्सर लोगों में, ख़ासकर स्कूल कॉलेजेस में, सोशल सर्कट्स में, क्लबों में ये है कि शायद ये बहुत महंगी गेम है या उसके लिए ज़रूरी है कि टेनिस कोर्ट या क्लब जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आई कैन टीच यू टेनिस राइट हियर, ये इतनी जगह खुली जगह है, तो आई कैन जस्ट टीच यू राइट हियर, इज पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट माय रैकेट विद मी एज वेल। सर, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं हमारी जो यूथ है उसका ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप होता है स्पोर्ट की तरफ? हालांकि इतनी ज़्यादा एक हेल्दी एक्टिविटी भी है और माइंड गेम भी बहुत ज़्यादा है। नॉट जस्ट कि आपको फिजिकली आपको ये अच्छा खासा वर्कआउट देती है, मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। तो क्यों है कि हमारी यूथ जो है वो ज़्यादा इसकी तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, रादर वो क्रिकेट पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि क्रिकेट क्लब्स हैं, उस तरह करके कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो क्यों है कि टेनिस को उस तरह से अभी तक इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा जितनी इंटरेस्टिंग गेम है? मैं समझता हूँ कि स्कूल्स और कॉलेजेस में इसको सही तरीके से प्रमोट नहीं किया गया, बिकॉज अगेन दे थिंक कि भाई शायद टेनिस कोर्ट लाजमी है सीखने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी छोटी सी जगह हो, खुली जगह हो, जैसे कि ये जगह है, तो उसमें जो है ये इसको मिनिएचर टेनिस सिखाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो ग्रिप्स हैं, ये मैं रैकेट लाया हूँ, ये देखें। इसके सबसे पहले तो देखो ना, ये हैंडल है। I'm just like so many things are possible without tennis court. कि इसके if I hold it like that on the edge, so you will see its panels 1 2 3 4 5 6 7 8 panels हैं। और ये जो है, and then you have a base knuckle of the index finger, ये जो this sorry if I could base knuckle of the index finger, ये अगर पैनल नंबर 1 पे है, so you have a eastern backhand grip, और ये आपका नकल अगर आप पैनल नंबर 3 पे है, ये जो साइड पैनल है, दिस ईस्टर्न फोरहैंड ग्रिप। नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स हैं दे विल हैव अ लिटिल बिट डाउन अंडर, सो सेमी वेस्टर्न फोरहैंड ग्रिप। सो इसी तरह इसका जो है, जो ग्रिप जो है वो डिटरमिन करती है कि वेयर इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न जो है इज़ जनरली गुड फॉर वेस्ट लेवल बॉल्स, एंड सेमी वेस्टर्न जो प्रोफेशनल ग्रिप है नॉर्मली लाइक जोकोविच, उनके लिए that's the point of cut slightly high. So basically the grip determines the point of contact and overall swing. तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि स्कूलों में और कॉलेजेस में इसको प्रमोट किया जा सकता है। जस्ट दैट दे हैव टू शो सम डिटर्मिनेशन, एंड आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो टेनिस है उसको स्कूल के करिकुलम में दाखिल करें, इंसर्ट करें, ताकि वो हम जैसे लोगों को कॉल करें, वी कैन होल्ड द प्रोग्राम फॉर देम राइट देयर इन देयर स्कूल विदाउट एनी टेनिस कोर्ट। ग्रेट महबूब साहब, आपने एक टिप तो बता दी कि इसको ग्रिप कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं और मुकीत यहाँ पर स्पेस है, हम आपसे सीखेंगे भी प्रोग्राम के बाद टेनिस। ये बताइएगा कि इसके अलावा कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे यंग प्लेयर्स आते हैं, वो इसके अलावा क्या क्या गलतियाँ करते हैं? अगर आप 2-4 और टिप्स दे दें ताकि जो हमें देख रहे हैं वो कुछ और मज़ीद सीख लें। एग्जैक्टली अगर आपका देखा ना, टेनिस जो है ये मैं समझो 4 लेयर्स हैं इसके। जैसे कि प्याज है, उसके लेयर्स होते हैं, छिलके होते हैं। सो इसी तरह टेनिस के कम से कम 4 लेयर्स हैं, वी कॉल द 4 लेयर्स और 4 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है टेक्निक। टेक्निक मीन हाउ टू हिट द बॉल। आई मीन यू हैव ए फोरहैंड, बैक हैंड, सर्व, वॉली, स्मैश वगैरह वगैरह, जिसका ताल्लुक टेक्निक से है, हाउ टू हिट द बॉल। जो सेकंड लेयर है, या जैसे कंपोनेंट भी कह सकते हैं, दैट्स टैक्टिक्स, वेयर टू प्लेस द बॉल, हाउ टू विन द पॉइंट। यानी जहाँ वेन एवर यू वांट टू डिसाइड कि भाई शुड आई हिट क्रॉस कोर्ट और डाउन द लाइन, दैट्स टैक्टिक्स। सो दैट टैक्टिक्स में आता है। तीसरी क्या चीज़ है जो साथ इसके साथ जो है वो अटैच है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल कंडीशनिंग। उसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ABC ऑफ मूवमेंट, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें ये फिजिकल फिटनेस में आती हैं, फिजिकल फिटनेस में। और चौथा जो लेयर है, जो इंपॉर्टेंट लेयर है, दैट्स मेंटल fitness. So obviously if all the layers are glued together, you have a good technique, you have a sound tactics, you have physical conditioning भी ठीक है, mental fitness भी है, तो आप unforced error कम करते हैं, you minimize committing unforced errors,
and that's how you proceed. But obviously, if any one of the components are a bit off or technique ठीक नहीं है, forehand से गलती कर रहे हैं, let's say कि बॉल आपके सामने है and you swing at it और आपका बॉल नेट में और बाहर जा रहा है, so that's called unforced error. But again, if your technique is good and किसी अच्छे कोच के साथ आप लेसन ले रही हैं, so over a period of time your errors will minimize and your winners will maximize, and that's how you proceed. ग्रेट. अच्छा महबूब साहब, ये ऐसा खेल समझा जाता है जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, थोड़ा सा गैर मकबूल है. इसकी वजह क्या है? हम इसको कैसे प्रमोट करें, कैसे यंग लोगों को मोटिवेट करें कि हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, टेनिस भी खेले, ये भी बड़ी अच्छी गेम है और हमारे ब्रेन के लिए बड़ी अच्छी होती है ये एक्टिविटी. Actually, we do have certain good players. आपने सामला कुरैशी का मेंशन किया. सामला कुरैशी has been playing international tennis. अभी भी जो है विंबलडन में he was doing very well, but he has hamstring injury, he has to pull out. And then we have Akil Khan, मर्दों में, men's में he's Pakistan #1 and he has great achievements. Not only playing national tournaments but Davis Cup competitions as well. लड़कियों में we have Sara Mehboob Khan and she is my daughter as well. She is Pakistan #1 since 2005. And we have Ushna Suhail and we have Mahan Aftab Qureshi and Mahak Khokar, and so we do have, लेकिन ये है कि obviously we need more players. और उसमें आपने कहा कि भी ये इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई, वो इसलिए कि I would say कि tennis is buried under the shadow of cricket. तो हमें जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न है, आप लोगों ने मुझे बुलाया आज और मैं रैकेट भी साथ लाया हूँ, तो I think programs such as these will pave the way for further popularity and further development, inshallah. और महबूब साहब, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ मुकीद बहुत ऐसी एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं कि बेटियों को खेलने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता. महबूब साहब की बेटी खेल रही हैं और वो इनकरेज कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है. And माशाल्लाह she is turning out to be one of the best in Pakistan, you know. बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं, खेलते हैं. अहमद अली अकबर फॉर इंस्टेंस जो एक्टर हैं, परिजाद एज वेल, यू नो, वो एक अमेजिंग प्लेयर है, लेकिन वो उन्होंने भी चूज किया कि मैं एक्टिंग करूं. क्यों? क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटीज जो थी वो उस तरह से जितनी अपॉर्चुनिटीज. और अली अकबर के भाई भी प्लेयर थे, ये आपने मेंशन नहीं किया. अच्छा, उनके भाई भी प्लेयर हैं. मैंने उन्हें खेलते देखा, आई वाज इंप्रेस्ड. मैंने कहा यार ये, लेकिन उन्होंने भी चूज किया कि मैं एक्टर बनूं बिकॉज इसमें आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज उन्हें उस तरह नहीं मिल रही थी. क्या किया जा सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज बढ़े और पाकिस्तान में एज अ स्पोर्ट लोगों को इसमें फ्यूचर नजर आए कि यार इसके अलावा अगर एक्टिंग नहीं तो मैंने ये काम, मेरा अगर पैशन है तो मैं ये भी करूं. बिल्कुल, और इस बारे में हमें महबूब साहब ने बड़ा डिटेल से बता दिया. थैंक यू सो मच महबूब खान साहब, आप हमारे सेट पे तशरीफ. और वो लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लेसन है कि आपकी बेटियां अगर खेलना चाहती हैं तो आप उनको इनकरेज करें, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती. आपने अपनी बेटियों को भी तमाम खेलों के लिए इनकरेज करना है इफ दे वांट टू प्ले. और अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उनको पढ़ाएं, क्योंकि बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं. और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस हमने दिए. आप कोई मैसेज ऐड करना चाहेंगे? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई तो डेफिनेटली फोकस है, लेकिन ये साथ में जो आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो स्पोर्ट्स होती हैं, हर बंदे को अपने लिए दिन में 1 घंटा स्पेयर करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए. और ये स्पोर्ट्स होती हैं आपको बेसिकली एक मेंटल हेल्थ जो है आपकी बिल्कुल ठीक रखती हैं. बिकॉज आप जब एक्सर्ट करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है. गेम जीतो या हारो, लेकिन उसका मज़ा बहुत आता है. तो यू नो, बिल्कुल करना चाहिए. मेड बी बॉयज़ और गर्ल्स, सबको ही स्पोर्ट्स में आना चाहिए. और काफ़ी स्पोर्ट्स ऐसी भी हैं और काफ़ी गर्ल्स भी ऐसी हैं जो लड़कों से स्पोर्ट्स में ज़्यादा तगड़ी हैं, तो क्यों ना उन्हें इन्हांस किया जाए और क्यों ना उनको इनकरेज करना चाहिए. मुकीद, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन जाते जाते बहुत अच्छी सी एक और बात कहती जाऊं कि आपने एसओपीज का जरूर ख्याल रखना है, जो हमने पहले भी बात की. ईद की खुशी में आपने एसओपीज को नहीं भूलना, क्योंकि कोविड आ रहा है दोबारा से, और जितनी बातें हमने बताई उन पे अमल करना है. और कल सुबह पाकिस्तान जरूर देखना है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे अच्छे अच्छे मेहमान और बहुत से हॉट टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन होगी. इसके साथ ही मुझे और मुकीद को इजाजत दीजिए. वेरी गुड मॉर्निंग. अल्लाह हाफ़िज़.